तो धर्म जी जैसा इनोसेंट आदमी और धर्म जी जैसा दबंग और टफ आदमी, टफ जिसको बोलते हैं एक्चुअल तगड़ा आदमी, कोई स्टेरॉइड वॉरॉइड नहीं लिया लाइफ में। आजकल तो सब स्टेरॉइड किंग है, स्टेरॉइड लगा लेते हैं, मैनली बन जाते। एक्चुअल मर्द, माचो धर्म जी। जब हम एक्टर बने ना, डायरेक्शन मत दो, वो जो बोल रहे हैं वो करो। यहाँ के एक्टर क्या होते हैं, 2 फिल्में करते हैं, डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। ये लेंस लगाइए, लेफ्ट टू राइट दीजिए, ये डायलॉग काट दीजिए। आपका वो काम नहीं है, आपका काम एक्टिंग है, आप एक्टिंग करो। बराबर। आप डायरेक्टर जब बनोगे ना, तो फिर आप डायरेक्शन दीजिए। अभी आपने ये लगाया, मैंने नहीं बोला ना आपको कि इसको यहाँ। और हम लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो सीधे लोग हैं जी। ज्यादा तिकड़म लोगों को हम लोग पसंद नहीं करते, दूर रखते हैं। वो भी तिकड़म लोगों को पसंद नहीं करता है, दूर रखता है। और मैं देख रहा हूँ कि जितने पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सब झूठे हैं, सब झूठे। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का दोस्त मैं मनोज अर्पण। आज जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मेरे गुरुतुल्य बड़े भाई, मित्र, चाहे आप जो कहें, क्योंकि हम इनको देख के ही बड़े हुए हैं। जब ये फिल्मों में थे तब हम लोग का धरती पे आगमन नहीं हुआ था। तो आज सर के साथ हम बात करेंगे और फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे इनके साथ। लेजेंड्स, एक्टर्स, सुपरस्टार, सबके चहेते आप लोगों का सत्यजीत पुरी साहब। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार 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 नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। अरे नहीं जी। तो सर, आप जैसे कि मैं आपके रिसर्च किया जी, तो जो दौर था जी 65, 67 जी और 77 में आपकी पहली फिल्म आई थी। हम लोग तो उस समय थे भी नहीं जी, हम लोग 90s के दौर में आए, 90s में जन्म हुआ। करेक्ट। तो सर, आप कैसे सिलसिला चालू हुआ, कैसे फिल्मों में आना हुआ? तो एक्चुअली मेरे जो फादर थे जी दलजीत पुरी, वो पार्टीशन में आए थे सियालकोट से 1947 में। मेरी फैमिली पूरी, तो वो बॉम्बे आ गए थे। तो बॉम्बे अच्छे खूबसूरत थे, हैंडसम थे दिखने में। तो वो फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो वो हिंदी बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने पंजाबी फिल्मों में उनको चांस मिला एज अ हीरो, लक जिसको कहते हैं। तो वो पंजाबी फिल्म्स के बहुत बड़े स्टार थे। मेरे फादर दलजीत के नाम से जाना जाते थे। दारा जी से पहले जो दौर था पंजाबी के ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स जो थी, कौडे शाह, बंतो बिल्लो, तो वो पंजाबी फिल्म्स के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। फिर वो बॉम्बे आ गए, बॉम्बे आके उन्होंने फिल्में डायरेक्ट की। तो मेरा जो एक्चुअली फिल्म्स के साथ कनेक्शन रहा वो डैडी के थ्रू रहा। तो बचपन से हमारे घर में दारा जी और बाकी सारे फिल्म एक्टर्स के साथ बड़ा हुआ। मेरी मदर जो थी वो न्यू थिएटर से थी, वो सिंगर थी जी, न्यू थिएटर की। उन्होंने पहला आदमी करके फिल्म में वो एक्ट्रेस थी जी, कलकत्ता से थी। तो उनकी कनेक्शन थी, तो उनके एक जान पहचान के थे, मतलब आप बोल सकते हैं दोनों तरफ से कनेक्टेड था। एक हीरो थे देव कुमार जी, हीरो थे जी। वो एक फिल्म डेब्यू कर रहे थे जिसका नाम था मेरे लाल। उनके जो डायरेक्टर थे सत्यन बोस, वो मम्मी को जानते थे बंगाल से जी। और देव कुमार जी मेरे डैडी के फ्रेंड थे। बोस साहब भी बंगाल से ही थे। तो बोस, सत्यन बोस जी भी बंगाल से थे, तो वो मम्मी को जानते थे। हाँ। तो और देव कुमार जी जो थे वो मेरे डैडी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। अब हुआ ये कि वहां पे कोई सेट पे कोई बच्चा आया था जो डायलॉग शायद नहीं बोल पा रहा था या कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं दलजीत जी के घर तो रोज जाता हूँ, तो दलजीत जी का बेटा बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है, अच्छा है, खूबसूरत है, और उसको आप जाके देख लो जी। तो सत्येंद्र ने बोला अरे वो अशिता का बेटा, तो वो दोनों तरफ से था। तो उन्होंने आके मुझे देखा और बोला बल इसको कल शूटिंग पे ले आओ। तो मेरी मम्मी ने बोला इसको तो कुछ आता नहीं। बोला नहीं ले आओ देखते हैं। तो मैं जाके सीधा पहला शॉट मेरा माला सिन्हा जी के साथ था। मुझको तो पता नहीं था, मैं तो उस टाइम पे 5 साल का भी होऊंगा, मुझे तो पता नहीं शूटिंग वूटिंग होता क्या है। मगर भगवान की कृपा थी, क्या मुझको मेरा करियर बनना था, जो लक कहते हैं आप, तो मैंने वो शॉट दे दिया बड़ी आसानी से। कौन सी वो पहली शॉट थी आपकी? वो पहला शॉट था, मैं माला जी के साथ बैठता हूँ और वो मेरे को बोलती है बेटा तुम मुझे माँ बोलो। तो मैं बोलता हूँ, मेरे को अभी तक याद है, तो साइकिल लेके दोगी, क्योंकि वो मैं उनका बेटा नहीं होता पिक्चर में। तो बोलती हाँ लेके दूंगी। तो मैं बोलता हूँ माँ, बोलती माँ बोलो, फिर से मैं बोलता माँ।
दो 3-4 ही डायलॉग थे, वो मैंने पट बोल दिए। मेरे लाल में ये सीन हुआ, मेरे लाल में ये हुआ। तो फिर मेरे लाल में मेरा बहुत छोटा रोल था, उसमें महेश कोठारे मेन था मेरा बहुत। मगर सत्येंद्र दा ने मेरे को जो देखा ना, सत्येंद्र बोस ने बोला इसको लेके मैं एक पिक्चर बनाऊंगा बच्चे को। तो उन्होंने मुझे 2 साल के बाद फिर उन्होंने पिक्चर बना दी वापस। उसमें बहुत अच्छे गाने, एक तेरा साथ हमें, दो जहां से प्यारा है, बहुत अच्छे गाने, एलवी लक्ष्मीकांत का म्यूजिक था। वहां उन्होंने मुझे एक्चुअल मेन ब्रेक दिया। बच्चों की कहानी थी, डाइवोर्स हो जाता है, वहां से मेरा करियर एज अ चाइल्ड एक्टर। और मेरे लाल जो आप ये देख रहे हो, जो मेरी फर्स्ट, वो भी सिल्वर जुबली हुई। जी बिल्कुल। तो मेरा एक छोटा नाम एज ए चाइल्ड एक्टर में होना शुरू हो गया। फिर भगवान की कृपा रही, फिर मैं चलता गया और फिर मेरी आगे चल के फिर जैसे बोलते हैं कि 72-73 में हरे राम हरे कृष्णा आ गई, अनुराग आ गई, शोर आ गई, तो मैं एज ए चाइल्ड एक्टर बहुत ज्यादा आगे चला गया। और आप कह सकते हो चाइल्ड एक्टिंग में एक सुपर चाइल्ड एक्टर बन गया था। जी, मैं देखा कि आप चिल आर्टिस्ट में इतने बड़े मतलब फिल्मों के हिस्सा रहे हैं और लगभग मुझे लग रहा है कि 70+ फिल्में एज द चिल आर्टिस्ट आपने किया हुआ। करेक्ट, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी। और बहुत से फिल्मों में चिल आर्टिस्ट का रोल बहुत लोगों ने किया है, लेकिन जो मुकाम आपको हासिल हुआ है सर, वो शायद ही किसी को हुआ है, क्योंकि चिल आर्टिस्ट कराने के बाद लोग भूल जाते हैं करेक्ट कुछ, लेकिन आपने कंटिन्यू किया है और ऐसे महारथी लोगों के साथ किया है सर। ये देखिए, ये तो किस्मत होती है प्लस भगवान का आशीर्वाद होता है। ये तो मतलब ये आपकी किस्मत में लिखा होगा तो ही होगा, और भगवान का आशीर्वाद रहा है प्लस लोगों का प्यार रहा है। और इंसान खुद तो कुछ करता नहीं है, जो लिखा होता है उस हिसाब से ही चलता है। तो बस मैं एज अ चाइल्ड एक्टर भी रहा और मुझे ज्यादा गैप भी नहीं मिला, क्योंकि जैसे मैं यंग होता गया तो मुझे पहेली मिल गई राजश्री फिल्म्स की एज अ हीरो। तो मैंने पहेली में एज अ हीरो काम कर लिया, बिस्ट्री पड़े टापुर टुपुर। वो खत्म होते होते मैं अर्जुन करने लगा, फिर मैंने एज अ करेक्टर एक्टर हो गया, डकैत आई है। तो मुझे ब्रेक नहीं मिला। तो मैं एज अ, आप कह सकते हो चाइल्ड एक्टर्स को क्या होता है, ब्रेक मिल जाता है, लोग उनको भूल जाते हैं। जी, मुझे लोगों को भूलने का वक्त नहीं मिला, लोग मुझे देखते रहे कंटिन्यूस, तो मैं लकी रहा उस मामले में। सर आपकी फिल्में जो कि मैं बनाया हूँ, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब देख रहा हूँ तो मैं मतलब बाप रे बाप, मेरे तो एकदम मैंने बहुत किए, मैंने राजस्थानी, गुजराती, फूल भरी मांग, त्रिदेव, हथियार, असली हकदार, फतेह, तो 90 के दौर के फिल्में हैं। गजब तमाशा, पुलिस ऑफिसर, जागृति, फूल और अंगारे, बहुत। और उसके बाद शोला शबनम, हाँ, हाईजैक 2000 में, भैरवी 96 में, फिर दुलारा 94 में। तो इतने सारे आपने किया है सर, ये मुझे लगता है कि क्या ही मैं बोलूं, चिल आर्टिस्ट। आपको उस समय आप क्या मतलब एक्टिंग के लिए एकदम हो गए थे दिल आपके फादर से ने कि नहीं अब नहीं, एक्चुअली मैं एक्टिंग बोलते ना, एक्टिंग ने मुझको सिलेक्ट कर लिया, मैंने नहीं सिलेक्ट किया था एक्टिंग। एक्टिंग ने मेरे को सिलेक्ट, मैं बचपन से आर्मी ज्वाइन करने के चक्कर में था। हाँ, इनफैक्ट जब मैं है पूरा आपकी पर्सनालिटी भी तो है। मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब मेरे को छोड़ के सारे आर्मी में, सारे के सारे। तो मेरा भी यही था कि मैं, और मैं बचपन में जब मैं एक्टिंग करता था, मुझे ये था मैं जवान होऊंगा, आई विल जॉइन द आर्मी, मेरा सब हो गया था। मगर वो मेरे को ऐसे मौके मिलते गए, फिल्म मिलते गए कि मेरे को मौका ही नहीं मिला आर्मी की तरफ देखूं। मगर अंदर से अभी भी मेरे में वो एक है आर्मी का थोड़ा बहुत, आप कहते हो ना, मरा हुआ एक आर्मी ऑफिसर है मेरे अंदर अभी भी। वो तो पिता से डिसिप्लिन, हाँ वो डिसिप्लिन थोड़ा सा आ गया कि नहीं चलो एक्टिंग भी किया जाए। लेकिन सर मैं आपका चिल आर्टिस्ट में देखा, आपका लुक देखा, पर्सनालिटी देखा, चेहरा देखा, जो ललक है आपका अंदर, जो आपने एक्ट किया है, तो वो है आपकी एकदम खूबसूरती एकदम गजब का है सर एकदम। वो सब भगवान की देन है, भगवान की कृपा है। वो तो वो एक बोलते हैं ना, वो ऊपर से जो करा के भेजता है और हर एक की किस्मत लिखता है, उस हिसाब से है। मगर अगर आप देखने जाएंगे तो मेरे जो डैडी थे, मेरे पिताजी, वो बहुत ही एक हैंडसम आदमी थे। वो इतने हैंडसम थे कि उनके साथ हीरोइंस काम करते हुए डरती थी, क्योंकि उनको किसी भी एंगल से शूट करो वो हैंडसम लगते थे। अच्छा, बहुत हैंडसम आदमी थे। और उनको काम इसलिए मिला क्योंकि वो हैंडसम थे, उनको एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी। अच्छा, एक्टर बहुत डब्बे एक्टर थे, इतने कुछ खास एक्टर नहीं थे, एक्टिंग में बहुत वो थे, बाद में सीखे एक्टिंग, लेकिन उनको उनकी पर्सनालिटी के लिए उनको काम मिला, तो वो बहुत हैंडसम थे।
लेकिन मैं देखा आपका बचपन का जो सीन देखा गाने में, जो कि वो गाना बहुत रक्षाबंधन में बजता है और आज भी बजता है, फूलों का तो तारों मुझे लग रहा है कि जीवन जब तक रहेगा धरती पे तब तक वो गाना हिंदुस्तान के बिल्कुल, अंदर फूलों बजेगा। का तारों का और फूलों का तारों का और एक प्यार का नगमा है, प्यार का ये दो नगमा गाने कभी अमर जाएगा गाने, नहीं, अमर अमर गाने। गाने हैं। तो सर उसमें देव साहब थे हाँ उस जी। गाने में, तो देव साहब जी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि देव साहब हिंदुस्तान के दिलों पे राज किया है। बिल्कुल। तो आप उनके साथ, मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि मैं आपके साथ आज बैठा हूँ और पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सर हम ऐसे बोलते हैं, तीनों दशक से आप गुजर के आए हैं, बिल्कुल, हम हक से बोल सकते हो उस चीज को। बिल्कुल। एज अ चिल आर्टिस्ट 75 प्लस फिल्में करना और सभी स्टार के साथ। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब मैं शूटिंग करता था तो मिचेल कैमरा होते थे, हाँ, मिचेल बड़े बड़े कैमरा होते थे, उनको शिफ्ट किया जाता हम था। लोग देखे भी नहीं होंगे। नहीं देखा, आपको पता भी नहीं जी होगा। जी बिल्कुल। उसको शिफ्ट करते थे और स्ट्रेट व्यू फाइंडर से नहीं देखते थे, बाजू में होता था व्यू फाइंडर। अच्छा। और कैमरामैन यहाँ से देखता था, ये लेंस होता था, कैमरामैन यहाँ से देखता था। अच्छा, मैं उस दौर का हूँ। जी वही मैं बोल रहा और हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्में होती थी। यस यस, वही मैं बोल रहा हूँ Black कि and सर white। देव साहब के साथ काम करना, हाँ, और देव साहब जी तो स्वर्गीय हो गए हैं। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, आजकल तो हम लोग 50 रिटेक दे दे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी, डिजिटल है। उस टाइम पे तो बिल्कुल। रील होती थी, जी बिल्कुल। 2 रिटेक के बाद डायरेक्टर बोलता था, अरे यार ये टेंशन बहुत में आ बकवास एक्टर है, इसको निकालो। क्योंकि पोस्टिंग भी और रील का बहुत क्योंकि ज्यादा था। रील का कॉस्ट बहुत होता था। हाँ। तो अभी हाँ, मगर उस दौर में इस दौर में ये फर्क हो गया है कि हाँ, प्रोग्रेशन बहुत हुई है, विजुअली प्रोग्रेशन बहुत हुई है, सारा कुछ बहुत हो गया है, लेकिन फिल्म की क्वालिटी अब खराब हो गई है। कहानियां खत्म हो गई हैं, स्टोरी खत्म हो गई है, पर्सोना खत्म हो गया। जैसे हमारे टाइम पे हमारे हीरो होते थे शशि कपूर, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र धर्म जी, विनोद खन्ना, जिनको देख के लोग जाते थे थिएटर में, उनको कोई लेना देना नहीं था फिल्म की स्टोरी क्या है, उनके नाम से लोग राजकुमार जानी बोल दिया तो लोग जाके तालियां मारते थे, वो खत्म हो गया। जी। तो अभी रो रहे हैं भाई, थिएटर में लोग नहीं आ रहे, ये नहीं आएंगे, थिएटर में लोग नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो जो लगाव था एक्टर के प्रति, फिल्मों के प्रति, वो चीज अब नहीं आ रही। नहीं, अब वो लोग नहीं रहे। अच्छा। जैसे आप एक होता है ना, एक आप देखो, एक रोजमर्रा की जिंदगी में आप एक इंसान को देखते हो, आप उसको 2000 रुपए देके क्यों जाओगे देखने थिएटर में? बिल्कुल। मगर एक इंसान जिसको आप कभी नहीं देखते, आप उसको रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते, आप उसके लिए 2000 रुपए देके जाके देखोगे उसको। फॉर एग्जाम्पल आज भी हमारे जो अधेड़ उम्र के हीरोज हो गए हैं, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान, उनको आप फिर भी 2000 जाके देखोगे थिएटर में, क्योंकि वो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं दिखते। यस। इंडस्ट्री का हाल इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि अब वो हीरो, आज आप देखो, बोलते हैं साउथ के हीरो जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक उनको देखने जाती है, हीरो को देखने जाती है। थिएटर में तो जाएंगे, फिर स्टोरी तो होगी, देखेंगे, मगर वो हीरो नहीं रहे। हमारे टाइम पे वो हीरो इतने जबरदस्त होते थे, विनोद मेहरा भी हीरो था जी, वो भी गुड लुकिंग था। जी जी। अनिल धवन भी हीरो था, वो भी गुड लुकिंग था। आज है ही नहीं। आज आप देखने जाओगे हीरो, किसको देखने जाओगे आप? मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आप उनको पैसा खर्चा, हाँ टीवी में फ्री में ओटीटी में आगे आपने देख लिया, बैठ के देख लिया, मगर आपको अगर बोलोगे उसी आदमी को आप पूरी फैमिली को लेके जाओगे 10,000 रुपया खर्चा करके, आप बोलोगे छोड़ो यार, कौन जाता है देखने के लिए, अपन यार अपना घर में अपना लगा दें, ओटीटी पे देख लेंगे, टीवी सीरियल देख लेंगे। अगर कोई बहुत बड़ी पिक्चर हुई, बहुत खर्चा किया, तो जाके देखेंगे। उसका एक कारण और भी है कि लोग मतलब सोच रहे हैं, विच चीज का वेट कर रहे हैं कि मोबाइल पे आ रहा है या यूट्यूब पे आ रहा है, तो वो भी कारण है कि थोड़ा सा थिएटर में लोग नहीं जा पा रहे। उस टाइम पे क्या होता था, एक तो एक ही एंटरटेनमेंट था, फिल्म, और सस्ता था। हाँ। 5 रुपए की टिकट, 10 रुपए की टिकट, करेक्ट। अब क्या हो गया, आपके साथ क्रिकेट भी है। क्रिकेट एक बहुत बड़ा है, अगर आईपीएल चल रहा है कोई थिएटर में नहीं जाता है, कोई नहीं जाता, करेक्ट। उसके साथ आपका ओटीटी है, ओटीटी आपका बहुत बड़ा, कोविड के बाद आ गया स्टार्ट। उसके साथ टीवी है ना। तो अब आपके पास कंपटीशन बहुत है, इंस्टाग्राम तो है, आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, या तो ऐसा सब्जेक्ट हो कि खतरनाक सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ही देखने चले गए, फिर आपका मायने नहीं रखता, आप किसी को भी हीरो ले लो, या आपका हीरो इतना तगड़ा है, आपकी हीरोइन इतनी खूबसूरत है। उस टाइम की हीरोइनें देख लो आप, हेमा मालिनी आप देख लो, रेखा देख लो, आप उस टाइम की जो हीरोइन थी, मधुबाला देख लो, मीना कुमारी देख लो, वो परफॉर्मेंस में आपको वो आपको खींच के लाती थी। और आज वो है ही नहीं, वो देखने ही नहीं जाएंगे हीरोइन को, वो खत्म हो गई है बात, वो करिश्मा खत्म, जो एक होता है ना खींचने वाला। तो अब लोग बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करें। फॉर एग्जाम्पल, हम चाइल्ड एक्टर थे, मगर हमको देखने लोग जाते थे क्योंकि वो करिश्मा था। जूनियर महमूद, मैं, सचिन,
हमको देखने लोग जाते थे थिएटर में कि हम सचिन की पिक्चर देखेंगे, जूनियर की पिक्चर देखेंगे, वो पावर थी लानी। अब कौन है? तो आप जैसे बोलते हैं ना, जो अट्रैक्शन करने की जो वो हमारा खत्म हो गया। अब क्या हो गया है, एनएसडी है आपका, ये उनको मैं ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, पहले से एक्टिंग हमारी लेवल अच्छी हो गई है, मगर एक्टिंग सिर्फ पिक्चर नहीं चलाती है। सही बात है। एक पर्सोना होता है इंसान का। संजय दत्त ने जिंदगी में कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है, बिल्कुल, और संजय दत्त का जो पर्सोना है, जिस तरीके का वो है, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। खलनायक, सनी देओल की पर्सोना देखने लोग, गदर आज भी चलिए, बहुत भयंकर है। सनी देओल खड़ा हो जाता है तो लोग तालियां मारते हैं, सिर्फ खड़ा हो जाता है, मारना तो बहुत दूर की बात। सर आपका ये जो देव साहब के साथ अनुभव कैसा रहा? देखिए, देव साहब का अनुभव ऐसा है कि दो तीन चीजें हैं जो देव साहब, एक तो सबसे बड़ा स्टाइल, उनके साथ स्टाइलिश आदमी मैंने नहीं देखा है। उन्होंने मेरे को बूट्स पहनाना सिखाया। बूट्स आज तक मैं पहनता हूँ, क्योंकि हरे राम हरे कृष्ण की शूटिंग चल रही थी, तो बोला मेरे को सत्या को बूट्स पहनाने हैं। उस वक्त बूट्स होते नहीं थे, इंडिया में कहाँ बूट्स मिलते थे 72 में, और बच्चे के तो मिलने ही नहीं थे। 10 दिन शूटिंग रोक दी। अरे बाप रे। फिर उसके बाद जब उनको बूट्स मिले, शूट का सीन करना था, यही गाना फूलों का तारों का, बूट्स दिखते भी नहीं है, लेकिन बोला बूट्स पहनाऊंगा। 6-8 दिन शूटिंग कैंसिल। रीगल से स्पेशल बूट्स बने, रीगल जो है उसने स्पेशल बूट्स बनाए, वो बूट्स मेरे को पहनाए गए, फिर शूटिंग हुई। तो उन्होंने मेरे को हमेशा बोला कि सत्या, जो आदमी बूट्स नहीं पहनता ना, उसके वो सीरियस आदमी नहीं होता है, वो चप्पल वाले आदमी के साथ कभी काम नहीं करना। कोई चप्पल पहन के आना तुम्हारे पास, कभी काम मत करना, वो सीरियस नहीं होगा लाइफ में। फ्रिवलेंट आदमी है, उसको कोई नहीं कर लेना देना किसी से, ना वो कुछ अच्छा कर सकता है ना कुछ बना सकता है, चप्पल पहन के घूम रहा है, उसकी क्या लाइफ है वो। तो वो सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिनल रहो। इसकी कॉपी कर ली, उसकी कॉपी कर ली, ये देख लिया, वो कॉपी कर लिया, अपने में एक ओरिजिनलिटी रखो। बिल्कुल। तो वो मैंने उनसे सीखा, और अनफॉर्चुनेटली उनका ही शॉट कॉपी करके मैं स्टार बन गया। फूलों का तारों का में वो शॉट है, उस शॉट से मैं स्टार बन गया था, मैं चल गया। बट वो मैंने कॉन्शियसली नहीं किया, वो अनकॉन्शियसली हो गया। अच्छा, वो फूलों और तारों में जो आपने एक्टिंग किया, ज्यादा करके सीन आपका ही है उसमें, उस गाने के अंदर। और आपका लिपसिंग, मोमेंट्स, रिएक्शन गाने के ऊपर बहुत ही लाजवाब हुआ है सर। आज भी वो गाना मतलब लोग इसीलिए देख रहे हैं। और एक गाने मुझे लग रहा है कि जब तक हिंदुस्तान, भारत के अंदर लोग रहेंगे, तब तक गाना फूलों का तारों का तो ये कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि गाना ही ऐसा है कि वो हार्ट में लगता है। और जब भी भाई बहन की बात होगी, जब भी रक्षाबंधन आएगा, बिल्कुल वो गाना बजेगा। नहीं सर, उसके अलावा भी बजता है। हाँ, वो गाना मैं शादियों में देखा हूँ बजता है, बिल्कुल, विदाई होता है या कुछ होता है, फूलों का तारों होता है, तो फूलों का तारों बजता ही है। तो ये बहुत ही गजब गाना है सर। और देव साहब का और कुछ किस्सा, कुछ आपके साथ जो हुआ हो? देव साहब का सबसे बड़ा किस्सा ये है कि जब मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब पैशनेट आदमी थे। मैंने उनके साथ एक और पिक्चर की थी, इश्क इश्क इश्क। तो उनको पहाड़ की, हाँ ये शो में पढ़ा था वो कि वो चढ़ गए, पहले आप लोग किसी यूनिट को पता ही नहीं था वो, और वो चले गए थे ऊपर, पहाड़ के ऊपर से इशारा कर रहे थे। हाँ, नहीं मतलब पहाड़ के ऊपर था। हाँ, तो सारी यूनिट जाके पहाड़ देख रही है कि इस पे चढ़ना है, हमको चढ़ना है, देख रहे जाए कि नहीं जाए। तो चढ़ चुके थे तब तक, तो ऑलरेडी चढ़ चुके थे। अरे ऊपर आओ, ऊपर आओ। और ऊपर क्या हो, चढ़ गए, देव साहब चढ़ चुके। तो वो आदमी का डिटर्मिनेशन, और वो आदमी मतलब बोलते हैं ना पैशन जो होता है काम के प्रति, जो पैशन था बहुत अलग था, बहुत अलग। उसी तरह मनोज जी का जो पैशन है पिक्चर बनाने का, एक जो है, वो बहुत कम लोगों में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शूटिंग करना शुरू किया मनोज जी ने, तो 48 आवर्स 72 आवर्स उनको पता ही नहीं, डे नाइट चली जा रही है शूटिंग। सुबह हो गई, शाम हो गई, दूसरी सुबह हो गई, दूसरी शाम हो गई, शूटिंग चली जा रही है। उनको बोलना पड़ता था कि मनोज जी पैकअप करो, लोग बेहोश हो रहे हैं। कोई बात नहीं, बोला 2 घंटे और करते, चाय पिलाओ इनको और चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, शूटिंग करेंगे। ऐसे लोग थे। तो मनोज कुमार जी के साथ कौन सी आपकी फिल्में थी? मैंने की शोर, एक प्यार का नगमा है। हाँ, उसमें मेरा बहुत पिवटल रोल था जी। मनोज कुमार जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, और सबसे ज्यादा मैंने जो सीखा है कि वो जिस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व रहते थे, जिस तरीके से वो स्क्रिप्ट के अंदर घुसे रहते थे, वो इन्वॉल्वमेंट आज की डेट में डायरेक्टरों में नहीं देखी मैंने। आजकल डायरेक्शन इज बिकम ऑफिशियल जॉब।
एक क्लोजअप लूंगा, एक लॉन्ग शॉट लूंगा, एक ओवर शोल्डर ले लूंगा, हो गया, मेरा सीन बन गया। वो ऐसा नहीं थे। उनका ऐसा था कि हो सकता है ये सीन में क्लोजअप होएगा ही नहीं, ये सीन में पूरा लॉन्ग में लूंगा, हो सकता है मैं टेबल के नीचे में ले लूं सीन। ये उनका दिमाग वो आके डिसाइड करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर संडे उनके पास जाता था, बोलता था अंकल मेरे को संडे छोड़ दो। क्यों? वहाँ पे मुर्गे लड़ते थे, गेटी गैलेक्सी है ना, गेटी गैलेक्सी के पीछे मुर्गे लड़ते थे। अच्छा। वो तो मेरे डैडी मेरे को लेके जाते थे बेंड्रा में। हाँ, तो मैं बोलता था मेरे को मुर्गे लड़ाने। तो बोलते थे अच्छा चलो डफ्फू को, मेरे को डफ्फू बुलाते थे, बोले इसको छोड़ दो, डफ्फू को छोड़ देना, लंच के बाद आ जाना। हाँ। मगर उनका दिमाग कुछ और चल रहा था। मनोज कुमार जी। हाँ, एक दिन मेरे को बुला के बोला दलजीत को बुलाओ, मेरे डैडी को। आए मेरे डैडी के, हाँ। बोला यार दलजीत वो मुर्गे कहाँ लड़ते हैं? मैं क्यों, आपको आना है? नहीं, मेरे को शॉट लेना है, मुर्गे का शॉट लेना है मेरे को। क्लाइमेक्स मेरी पिक्चर की बिगिनिंग में मेरे को मुर्गे का शॉट। उनका दिमाग शॉट पे चल रहा था, उनका मेरे को छुट्टी देने का नहीं चल रहा था। उनको ये था कि जाता है तो मैं दिखा जाता कहाँ है ताकि मैं वो शॉट लूं। वो शोर आप देखोगे तो बिगिनिंग में टाइटल में उन्होंने मुर्गे लड़ रहे शॉट है। अच्छा। वो कैमरा लेके गए गेटी गैलेक्सी, कैमरा लगा के शॉट लिया। अच्छा, तो लड़वाया जाता था कैसे? नहीं, वो लीगल, वो मुर्गे लाते थे। अच्छा। वहाँ पे बाकायदा फाइटर मुर्गे आते थे, और वो बाद में इलीगल हो गया। हाँ। बाद में गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने इलीगल कर दिया। उस समय चलता था, उस टाइम पे चलता। कब की बात है? 72 73। ओह माय गॉड, 72 के आसपास वो चल रहा ये गेटी गैलेक्सी जहाँ है ना, वहाँ पे मैदान था। हाँ। वहाँ पे लोग हर संडे टू संडे मॉर्निंग आके मुर्गे लड़ाते। अच्छा, तो उसमें कुछ जुआ टाइप का होता था क्या? नहीं, खाली लड़ा नहीं। वो जो मुर्गे पालते थे ना, वो मतलब जैसे शौकिया दिखा देते थे। एक जबरदस्त इतने बड़े बड़े मुर्गे, मतलब वो एक्चुअल फाइटर वाले पहलवान टाइप आते थे वो। उनका एक नाम होता था, वो चैलेंज होता था। इसने मार दिया पहले मुर्गा, खतरनाक है, इससे बचो, ऐसा मतलब उनका बाकायदा चैलेंजिंग होता था। और फिर वो चैलेंज से लड़के हराते थे, जीतते थे, वैसा होता था। आजकल तो मुर्गा बचते ही नहीं। नहीं मुर्गा कोई मुर्गा नहीं, वो पूरा फिर इलीगल कर दिया, फिर बैन हो गया, तो वो खत्म हो गई बात। अच्छा। हाँ, अब तो। अच्छा, मनोज जी के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस? क्योंकि आपने मनोज जी के साथ भी बहुत सारी फिल्में किया हुआ है। मनोज जी के साथ है। हाँ। और ये अनुराग तो शायद आपका लेडी फिल्म। अनुराग तो खैर शक्ति सामंत जी की थी। अच्छा। शक्ति सामंत, वो उनके बारे में भी जितना बोलो कम है। उनके जैसा कमाल का डायरेक्टर नहीं पैदा हो सकता। स्क्रिप्ट और क्या बोलते हैं, स्टोरी की सेंस उनसे बेटर किसी की नहीं हो सकती। सर, मनोज कुमार जी का कुछ किस्सा बताइए जो आपके साथ हुआ हो, उनसे आपने एक चीज सीखा उनके साथ कि उनकी सोच बहुत यूनिक होती थी, लेकिन इसके अलावा सेट पे वो क्या कुछ करते होंगे गतिविधियां? मनोज जी की सबसे खासियत ये थी ना कि वो आपको जो उनकी शॉट टेकिंग थी, जो रेगुलर शॉट टेकिंग होती है, अगर आप सोचो रेगुलर शॉट टेकिंग आदमी जाएगा, वो सोचेगा मैं क्लोजअप ले लूं, लॉन्ग ले लूं। अभी जैसे शोर में आप एक गाना देखोगे कि प्यार का नगमा है, उन्होंने एक बाहर सेट वाले को बुला के बोला एक नियॉन साइन लगा दे। आप बोलोगे बाहर नियॉन साइन क्यों लगा रहा है बंदा? वो नियॉन साइन पे जो ऑफ ऑन होता है ना, उस लाइट से उन्होंने प्ले किया। और उस नियॉन साइन में क्या लिखा है? नवजीवन। हाँ, वहां से चालू हो जाएगा। और वो गाना शुरू होता है तो वो नियॉन साइन के ऊपर उन्होंने खेला है। अब उस टाइम पे इतना सोचना, नियॉन साइन के साथ खेलना, जबकि वो बत्ती आज हम लोग करते हैं, स्ट्रोब लाइट्स होती हैं, उस टाइम पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं, कोई जानता है। मगर उनकी विजन इतना बड़ा था कि उन्होंने ऐसी जगहें देखी थी, जैसे दादर एरिया में आप जाओगे तो वहां नियॉन साइन जलती है। वो कभी उन्होंने पास किया होगा, उन्होंने देखा होगा नियॉन साइन, और वो नियॉन साइन का रिएक्शन देखा होगा अपने पे, और वो आपके जीवन में क्या, आप कभी सैड होते हो, कभी खुश होते हो, उसका क्या रिएक्शन होता है आप पे, वो आपने उससे सेट पे लगाया राजकमल में और उससे शूट किया। तो वो आदमी उस लेवल का सोचता था। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, पूरा गाना ट्रैक ट्रॉली पे किया है। उस जमाने पे जीवन चलने का ना मतलब मूवमेंट। आदमी साइकिल चला रहा है, वहां स्टैटिक कैमरा रह ही नहीं सकता। उन्होंने वो ट्रॉली बनाई, उस टाइम पे ट्रॉली होती कहां थी, स्ट्रेट ट्रॉली होती थी। ट्रॉली बनाई गई गोल, वो गोल गाने, गोल मतलब किसका बोल लो, राउंड ट्रॉली। उस टाइम पे राउंड ट्रॉली होती नहीं थी। नहीं, वो तो मालूम है, लेकिन कैसे मतलब बनाया गया? जैसे कि लकड़ी का यस, वही लकड़ी का उन्होंने पूरा राउंड ट्रॉली बनाई, जो 4 आदमी घसीटते थे। और उसको लेवलिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो टेढ़ी थी, जगह टेढ़ी थी। उसको लेवल करके
उन्होंने वो पूरा गाना से पिक्चराइज किया। तो ये सब चीजें जो है मनोज जी ने मेरे को, मतलब हम देख के सीखते थे, है ना। कोई दूसरा डायरेक्टर होता, वो तो सोच भी नहीं सकता, वो तो कैमरा लगा के घूमता, एक जगह पे लगा के ऐसे 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 घूमता रहता, उसको तो पता भी नहीं होता। हाई स्पीड, एक प्यार का नगमा है, फुग्गे उड़ जाते हैं, मैं हाई स्पीड में भाग रहा हूँ। उस जमाने में हाई स्पीड कौन यूज करता था? वो हाई स्पीड उन्होंने देखा था, वो हाई स्पीड वो लेके आए, वो कैमरास लेके आए। उस जमाने में सोचना, क्रिएटिविटी आप सोच ही नहीं सकते, एक अलग नहीं सोच ही नहीं सकते। वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल उस समय मनोज कुमार जी सोच रहे थे बहुत ही। आप उनका एक गाना देखना है, प्रीत जहां की रीत सदा। अच्छा, पूरा पश्चिम का गाना है, उसमें टेबल घूम रहे, इंग्लैंड में वो गाना गा रहे है, प्रीत जहां की रीत सदा, टेबल घूम रहे, उसमें उन्होंने गाना पिक्चराइज किया। तो मनोज जी की जो सोच थी, आप सोच नहीं सकते, पार एक्सीलेंस। आज के डायरेक्टर तो सोच ही नहीं सकते, आज के डायरेक्टर तो उनके आसपास ही नहीं है। उस टाइम में अगर कोई उनसे एक दर्जा ऊपर था, गुरुदत्त। गुरुदत्त जी वो बोलते थे गुरुदत्त जी मेरे गुरु है। गुरुदत्त जी सोच सकते थे, या के आसिफ सोच सकते थे, या उनसे एक दर्जा ऊपर। लेकिन मनोज जी की सोच अलग थी। मनोज जी से बड़ा डायरेक्टर मैंने तो नहीं काम किया, उनसे बड़ा डायरेक्टर। वो डायरेक्शन भी किए, डायरेक्शन से ज्यादा लिखना, लाइंस, डायरेक्शन से ज्यादा स्टोरी सेंस, स्क्रीन प्ले सेंस पकड़ नहीं सकते आप। एक्टर के साथ उन्होंने ये भी किया। लाइंस लिखना, लाइंस देखो, लाइंस बोलना, डायलॉग बोलना बहुत आसान है, लेकिन लाइंस का इमोशनली कम में बोलना। आप 36 लाइन बोल के इमोशन लाने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन से आप पूरा इमोशन कर सकते हैं। राइट। मेरे पास माँ है, खत्म हो गई इमोशन। 50 लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। वो मनोज जी को आता था। ताली बनता है मनोज जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो बहुत ही प्राउड हो रहा है कि सर उस जमाने जो हमारे पिताजी या सब दादाजी देखते होंगे फिल्में, सब पिताजी तो गांव साइड में थे तो शायद पता नहीं देखते होंगे, उस जमाने में आप मनोज कुमार जी, देवानंद साहब, ओमपुरी साहब के साथ, तो मतलब क्या मनमोहन देसाई के साथ काम किया, मौसमी चटर्जी जी, विनोद मेहरा जी। मनमोहन देसाई का मैं आपको बताता हूँ, इतने कॉन्फिडेंट, और जिसको बोलते हैं ना कि डायरेक्टर, मैंने देखा है, मेरे को अभी तक याद है, मैं चाचा भतीजा की शूटिंग कर रहा था, पूरा चेस सीक्वेंस था, चेस सीक्वेंस करके खत्म हुआ, शाम को असिस्टेंट ने बोला, मन जी अपने को ना पूरा रीशूट करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? मतलब सत्या की जो शर्ट है ना, कंटिन्यूटी में जंप आ गया, वहां से निकला, शर्ट हम लोग ने दूसरी बना दी। तो 1 मिनट रुके, फिर बोला, अबे वो पिक्चर देखेंगे कि इसकी शर्ट देखेंगे, छोड़ कुछ और बात सही है। अगर आदमी शर्ट देख रहा है आपकी, इसका मतलब पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं है। यस राइट। वहां से निकला, शर्ट देखी, और शर्ट देख रहा है तो मतलब पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं है, आपकी पिक्चर बकवास है। वो कॉन्फिडेंस मनमोहन देसाई को था। कंटिन्यूटी का ध्यान नहीं रखे, बोले नहीं, नेकेड आई इतना नहीं पकड़ सकती। नेकेड आई जब पिक्चर देख रही होती है ना, अगर पकड़ लिया, इसका मतलब आप पिक्चर नहीं देख रहे हो। मैं अगर आपके कपड़ों पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मतलब बोर हो रहा हूँ। सही, बिल्कुल। मैं बोर होगा तो आपके कपड़े देख रहा हूँ ना, फिर आप क्या बकवास कर रहे हो वो इधर देख रहा हूँ, तो फिर अरे अगले शर्ट, इसका शर्ट गड़बड़ है, इसका मतलब आपकी पिक्चर गड़बड़ है। और चाचा भतीजा सुपर हिट थी, किसी ने नहीं बोला सत्यजीत की शर्ट अलग थी। और ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि नहीं जाएगा ही नहीं। तो मनमोहन देसाई वैसा, मनमोहन देसाई अलग किस्म का डायरेक्टर था, समझ रहे हो? तो ये सारे लोग। अच्छा, ये गाना जो आपने किया था बहन भाई वाला, जो उसमें मैं एक चीज मार्क किया कि कहाँ पे शूट हुआ था, मुंबई में हुआ था कि महबूब स्टूडियो में? पीछे बैकग्राउंड में जो कांच का जो रूम में है, जो गाना पूरा बर्फ गिराई है, बर्फ वो फेंका आपने, वो थर्माकोल था। अच्छा, दूसरा चीज है कि उसमें पीछे बैकग्राउंड में बिल्डिंग दिख रहा है, बहुत बड़े कटआउट्स है, सारे कटआउट्स है। एकदम रियल। आज भी वो मॉन्ट्रियल एक्चुअली हम मॉन्ट्रियल जाने वाले थे, वो वीजा का लफड़ा हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा वो कंफ्यूजन था, क्योंकि वो गाने में पूरा बिल्डिंग दिख रहा है पीछे। नहीं, उस जमाने में बिल्डिंग इंडिया के अंदर नहीं, वो मॉन्ट्रियल दिखा है। अच्छा, कनाडा सही से देखोगे ना, मॉन्ट्रियल कनाडा है वो। तो कनाडा जाने वाले थे, वीजा मिला नहीं, पिक्चर रिलीज पे थी, बोला यहाँ ही शूट कर लो, तो उन्होंने ये मॉन्ट्रियल बनाया था। बहुत गजब का होगा, लेकिन गाना हुआ है, वो पकड़ नहीं पाएगा कोई, मतलब नहीं। सर, उसके बाद आपका एक फिल्म आई थी हरिदर्शन, जो कि वो गाना नारायण बिना सुने लोग रह नहीं पाएंगे उस गाने को, पर आज भी वो गाने टीवी पे चलते हैं, बिल्कुल, और मोबाइल पे लोग लगा के सो जाते हैं या सुनते हैं सुबह, बहुत ही सुकून मिलता है सर। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे गाना मिला? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जो उनके डायरेक्टर थे चंद्रकांत गौर, वो भी बहुत मशहूर डायरेक्टर थे,
अच्छा। उन्होंने बलराम श्री कृष्ण बनाई थी, और वो माइथोलॉजी के टॉप डायरेक्टर थे, और वो माइथोलॉजी में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था उस जमाने में। तो उन्होंने जब हरे राम हरे कृष्ण देखी थी तो बोला मैं लड़के को लेके ये बनाऊंगा, भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद को उन्होंने हरिदर्शन का नाम दिया। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, प्रदीप जी, उनसे बड़ा कोई राइटर नहीं आज तक पैदा हुआ। ए मेरे वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी। प्रदीप जी शायद सचिन तेंदुलकर कविराज थे वो, मतलब उनको कविराज का पद मिला था। उनके डैडी का भी नाम था ना सचिन तेंदुलकर, वो तो नहीं ना? नहीं, प्रदीप जी थे, राइटर थे, जिन्होंने लिखा था, नेहरू जी को गाना सुना था, ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं। अच्छा। तो वो रो पड़े थे, तो उनको कविराज का मिला था। तो उनकी राइटिंग है ये, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, और लता जी का आवाज, कल्याण जी की म्यूजिक। तो ये अपने में माइथोलॉजी, अपने टाइम की टॉप माइथोलॉजी थी। मगर चंद्रकांत जी को फिर माइथोलॉजी की नॉलेज इतनी थी। आप अगर हरिदर्शन देखोगे, उसमें उनके अवतारों के बारे में बताया है, जो ये अवतार उन्होंने लिया था, उससे पहले अवतार आने वाले, उसके बाद रामचंद्र जी, कृष्ण जी, उससे पहले जो अवतार आए, उनके बाद जो अवतार, नरसिंह अवतार से आगे पीछे, नरसिंह अवतार के आगे पीछे सब दिखाया है हरिदर्शन में। तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि के साथ ही बिगिनिंग में उन्होंने सारे अवतारों के बारे में बताया, उस फिल्म में दिखाया गया। ओके। और फिर इस स्टोरी के बारे में बताया, भक्त प्रहलाद के बारे में। वो शूट इंडिया में हुआ था सब इधर? हाँ, मुंबई में हुआ, बसंत स्टूडियो। अच्छा। चेंबूर, सारी माइथोलॉजी वहीं बनती थी उससे। बसंत स्टूडियो। तो कुछ सेट पे ऐसा कुछ किस्सा आपके साथ वहाँ हरिदर्शन में तो बहुत सारे किस्से हुए। एक किस्सा नहीं हुआ था, बहुत सारे हुए थे। एक बार तो वो हुआ था कि होलिका मेरे को गोद में लेके आग लगा देते। आउटडोर पे सेट लगा था, तो चारों तरफ वो लगा दिया आग का, रियल आग लगा। और वो सब वो क्या बोलते हैं, भूसा वूसा लगा दिया। अब मेरे को मालूम था कि यहाँ तो भूसा तो लगा दिया, अभी आग भी लगाएगा तो आग लगाएगा तो भागेंगे का है ना। तो मैं तेज था उस टाइम पे, मैंने देख लिया पीछे से जगह है भागने की। तो जो एक्ट्रेस थी सुजाता जी, उनको मैंने बोला सुजाता जी एक देखना, ये जब आग लगाएगा ना, पीछे की तरफ देखते रहना, भागना है वहां से। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे आग लगेगी ये लोग पानी डालेंगे, बुझ जाएगा। मैं बोला नहीं, बुझेगा नहीं, क्योंकि हवा बहुत चल रही है, ये लोग आग लगाएंगे, हवा पकड़ेगी, आग बहुत पकड़ेगी, आप मेरे को बोल रहा हूँ पीछे से भाग जाना। बोल के मैं बैठ गया। शॉट स्टार्ट हुआ, बैठा, बोला डायलॉग बोलो जय श्री हरि जय श्री। मैं बैठ गया, जय श्री हरि, मैंने थोड़ा आग खुला ही रखा था। उसने जैसे आग लगाई है, और उसने आग पकड़ ली, आग पकड़ी, और उससे जैसे आग पकड़ी, मैं उठा, मैं पीछे भाग गया। और रियल में मोमेंट हो गया। देखिए सुजाता जी फंस गए। और ये देखिए कि आपने उस चीज को पहले और जब कर लिया था, मेरे को पता था ये होना है, मेरे को पता था, और ये शक्ति अंदर आ गई कि ऐसा होने वाला और वो फंस गई, और वो बुरी तरह फंसी, आग बहुत लग गई। वहां पर एक फाइटर था, मेरे को अभी तक याद है, जूलियन नाम का फाइटर था। वो किसी तरह घोड़ा लेके अंदर घुसा, और उससे सुजाता जी को बचाया, नहीं तो फंस जाती, जल जाती, मर भी सकती थी। अरे बाप। और आग बुझाने के लिए छोटी छोटी बाल्टियां ला रहे थे, उससे मेकअप मैन स्प्रे मार रहे थे, छोटी छोटी स्प्रे, उससे कहाँ रुकती है। नहीं अब तो पकड़ लिया, लपटे तो कहाँ रुकने वाला। हरिदर्शन में ऐसा बहुत सारे केसेस होते, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही बनते, एडवेंचर भी बनता था। एडवेंचर भी बनते, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपको पहले ही आ गया नेचुरल ये चीज होने वाला है, और आप इस चीज को आभास हो चुका था मेरे को, ये होगा। आप उससे तैयारी में थे, आप भाग भी गए, लेकिन वो नहीं भाग। इतनी बड़ी मशाल ला रहा है, और इतने सारा भूसा है, पकड़ेगा ना, और आउटडोर, यस, और हवा भी चल रहा है सब जगह से। ये कहाँ पे हुआ था? यही बसंत स्टूडियो पीछे। अच्छा। बसंत स्टूडियो के पीछे साइड ग्राउंड था, उसमें हुआ था। अच्छा सर, फिर उसके बाद आपको किसके साथ आपका काम हुआ है? जैसे लेजेंड्स एक्टर देवानंद जी के साथ तो हमने बोल दिया, मनोज कुमार जी, मैंने राज कपूर जी के साथ किया था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो राज कपूर जी के साथ मैंने एक ही बात सीखी, जब वो एक्टिंग करते थे, तो मेरे को बोलते थे कि बेटा पूरा ध्यान एक्टिंग पे लगाओ। इतने बड़े डायरेक्टर थे वो खुद, तो असिस्टेंट आते थे, बोलते थे सर आपका बटन खुला है, तो हाँ खुला है, खोल, बंद कर दीजिए, बंद है, बंद कर देते थे। फिर बोलते थे ये बटन खोल दीजिए आप, खोल दीजिए, क्यों गलती होगी? बोला अच्छा, खोल देते थे। मैंने बोला ये आप इतने, बोला अंकल, हम लोग खाना खा रहे थे, बोला अंकल वो
असिस्टेंट सब कंफ्यूज है। हाँ बेटा, बहुत कंफ्यूज है। मतलब कभी बोलते हैं बंद कर, नहीं बेटा वो उनका काम है। हाँ, चेक करते हैं वो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब हम एक्टर बने ना, डायरेक्शन मत दो, वो जो बोल रहे हैं वो करो। यस। यहाँ के एक्टर क्या होते हैं, 2 फिल्में करते हैं, डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। ये लेंस लगाइए, लेफ्ट टू राइट दीजिए, ये डायलॉग काट दीजिए। आपका वो काम नहीं है, आपका काम एक्टिंग है, आप एक्टिंग करो। बराबर। आप डायरेक्टर जब बनोगे ना, तो फिर आप डायरेक्शन दीजिए। अभी आपने ये लगाया, मैंने नहीं बोला ना आपको कि इसको यहाँ लगा दीजिए, इसको वहां लगा दीजिए, आपका काम है, आप करो। जब मैं वहां आऊंगा पीछे, तब मैं बताऊंगा मेरे को कहाँ लगाना है। बराबर। वो राज कपूर थे, और राज कपूर से बड़ा एक्टर कोई पैदा नहीं हुआ, और राज कपूर से बड़ा डायरेक्टर कोई पैदा नहीं हुआ। मगर जब वो डायरेक्टर बनते थे तो डायरेक्टर बनते थे, जब वो एक्टर बनते थे तो वो एक्टर बनते थे। कंफ्यूजन नहीं थी कोई लाइफ, तभी वो महान थे। सर, कोई भी काम हो, जो डिपार्टमेंट जो आदमी काम कर रहा है उसको वो काम वही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो कर रहा है, वो करने दो उसको, वो क्या कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी सोचेगा। तो ये सबका अपना विजन है ना, अपना एक विजन होता है। ये बहुत अच्छी बात है राज कपूर साहब के साथ में। और भी जैसे आपने विनोद मेहरा जी के साथ कुछ खिस्सा हुआ, मौसमी चटर्जी जो कि बहुत ही नाम था। मौसमी जी से बड़ी एक्ट्रेस और उनसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस आपको नहीं मिलेंगी। नहीं, वो सुना था मैं तो, जब बड़ा हुआ, जो समझने लायक हुआ, तो लोग बोलते थे मौसमी चटर्जी। मौसमी चटर्जी ऐसी थी कि एक टेक कुछ कर जाएंगी, दूसरा टेक कुछ कर जाएंगी, तीसरा टेक कुछ कर जाएंगी। अच्छा। उनका कुछ वो, और सब बेटर करेंगी। इधर बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर, फिर उससे भी बेटर। वो उनका रेंज इतना अच्छा था। अच्छा। और आप कुछ बात करोगे ना, 1 मिनट में जवाब देंगी वो। अच्छा। वो मतलब रुकेंगे नहीं। वैसा नहीं है कि आपने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला तो चुप हो जाएंगे, पट करके जवाब देंगी। मगर उनसे अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से मैंने जितनी एक्टरों के साथ काम किया एज एन एक्टर, मौसमी जी से बेटर कोई एक्ट्रेस मैंने नहीं, मेरे सामने नहीं आई, इतनी अच्छी एक्ट्रेस। सर, उस मौसमी जी के साथ काम किया आपने, विनोद मेहरा जी के काम किया, उसके बाद मनोज कुमार जी के साथ, देवानंद जी के साथ, मैं तो मतलब बहुत से एक्टर्स जो हैं या एक्ट्रेस हैं उनको हम तो नहीं जानते, क्योंकि हमने वो फिल्में देखी भी नहीं है, बहुत सी सारी फिल्में हमारे दौर की फिल्में। हाँ हाँ हाँ। जब हम पैदा हुए 89 में, 90s के दौर में जब आए, तो उस समय थोड़ा हम लोग ज्ञान हुआ, 7-8 साल के हुए तो पिक्चरें में थोड़ा देखना। तो उस समय पीक पे थे सनी दत्त साहब, सनी देओल साहब, बिल्कुल, अक्षय कुमार साहब। बिल्कुल। उनके साथ आपकी फिल्में, फतेह में सनी दत्त के साथ, बिल्कुल। उसके बाद गोविंदा जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, और उनके साथ शबनम और शोला और शबनम। तो फतेह में इस तीनों में सबसे पहले आपकी फिल्म किसके साथ में, सनी साहब के साथ मिली थी? मैंने पहले सनी के साथ की थी, अपना अर्जुन। हाँ, अर्जुन की थी। अर्जुन के बाद मैंने डकैत की। फिर मैंने संजय दत्त के साथ मैंने की हथियार जी, और फतेह, और गोविंदा के साथ मैंने की दुलारा जी, और शोला और शबनम जी। तो ये सारी फिल्में उनके साथ की, और उस टाइम के ये लोग टॉप हीरोज थे जी। बिल्कुल। और सनी के साथ तो मेरी काफी अच्छी ट्यूनिंग थी। सनी के साथ तो मैंने अभी फिर उसने घायल 2 बनाई तो वो भी मैंने की जी। तो सनी की मेरी अच्छी ट्यूनिंग रही। अर्जुन का हमारा गाना बहुत मशहूर था, ममैया केरो 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 मामा, वो बहुत हिट था। और ये गाना और कोई था संजय साहब के साथ आप हैं उस गाने में, यारो दोस्ती है दुश्मन यारो, गोली मारो गोली मारो, वो सनी के साथ है। हाँ, सनी जी के साथ ही। हाँ, सनी के साथ, ममैया केरो 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 मामा, हाँ, दुनिया माने बुरा तो गोली मारो। हाँ हाँ, वो गाना उस समय बहुत चला था, अभी भी हिट है काफी जगह। किस फिल्म का गाना है? वो अर्जुन का। मुझे लगा कि शायद डकैत। नहीं, अर्जुन का गाना है वो। अच्छा, अर्जुन का गाना है, और वो बहुत हिट हुआ था। अर्जुन एज अ फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी, आज भी बहुत हिट है जी। बिल्कुल। अर्जुन का मुकाबला नहीं कर पाई कोई। और अर्जुन एक कल्ट फिल्म थी अपने टाइम की, और हम लोग ने उसको बहुत बोलते ना मॉडर्न तरीके से शूट किया था। राहुल रवेल जी डायरेक्टर थे, राहुल रवेल जी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। वो असिस्टेंट थे अपना राज कपूर के, उनके फादर एच.एस. रवेल बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो वो भी बहुत इनोवेटिव और मॉडर्न डायरेक्टर थे, अच्छे डायरेक्टर थे। तो अर्जुन, फिर डकैत, सेम ग्रुप डकैत हमने काम किया। उसमें अर्जुन में आपका क्या रोल था सर? अर्जुन में मैंने उसके दोस्त का रोल किया था। अच्छा। और वो दोस्त का वो एक मर्डर सीक्वेंस था जो बहुत फेमस हुआ था। मैं छातों के बीच में से भागता हूँ और मेरा मर्डर होता है। तो वो छातों का जो सीन था, आज तक वो
मतलब लोग ने उनको काट के रखा हुआ है एज अ लाइब्रेरी में, क्या ऐसा सीक्वेंस आज तक पिक्चराइज नहीं हुआ है। छातों के बीच में से भागते हुए जाता हूँ और मर्डर होता है। तो वो और डकैत में भी वही आप फ्रेंड ही हैं उनके सनी साहब के साथ। तो मैंने ज्यादातर जैसे शोला शबनम में भी मैं दोस्त होता हूँ, अपना हथियार में भी मैं उसका फ्रेंड होता हूँ, दुलारा में मैं विलन था। हाँ, मैं दोस्त होता हूँ, एंड में पता चलता है ये मर्डरर है। अच्छा, दुलारा में कौन थे? गोविंदा जी थे। अच्छा, ये गोविंदा जी का जो फिल्म है सब शोला और शबनम, वो भी बहुत हिट हुआ था फिल्म। तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पैरेलल्स ही है, आप साथ में हैं, हाँ, कॉलेजेस में हैं। और शोला शबनम का मैं आपको बताता हूँ, शोला शबनम जब पूरी बन के तैयार होगी ना जी, तो लोगों ने बोला कि शोला शबनम में सब कुछ है, इमोशन नहीं लग रहा कुछ भी। हाँ, तो बोला सत्या को मार दो। पूरा बनने के बाद, वो लास्ट में बनने के बाद मेरा डेथ सीन पिक्चराइज किया गया। वही बोल रहा हूँ कि सर को क्यों लास्ट में दो को रखा गया। कहीं कहीं आप देखोगे ना क्लाइमेक्स में मैं हूँ, कोई शॉट में हाँ दिखता नहीं हूँ। अच्छा, कहीं मैं हूँ लास्ट में मारने के बाद भी, पूरी पिक्चर बनने के बाद मेरा सीक्वेंस किया मारने का। तो अच्छा, ये इसको डायरेक्शन किया था डेविड धवन जी ने। और डेविड धवन जी बहुत ही अच्छे डायरेक्शन रहे हैं उसमें। गोविंदा जी का डेविड जी मेरे मतलब काफी पहले से दोस्त थे। अच्छा, जब एडिटर थे तब से मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने बोला ये पिक्चर तेरे को करनी है, मैं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और शोला शबनम बहुत मस्ती मस्ती में बनी है। अच्छा, एकदम मस्ती मस्ती में, उसमें बहुत ही मस्ती आपको दिखेगा, सब लोग मस्ती कर रहे हैं और अनुपम खेर जी के साथ आप लोग मजाक कर रहे हैं, बहुत मस्ती, बहुत मजा आया। वो तो देखे बहुत बार, वो खेल कूद से बन गई पिक्चर। वो फिल्म भी हमने बहुत बार देखी है और बहुत मजा आता है। उनके प्रोड्यूसर भी बहुत मस्ती वाले थे, प्रहलाद जी। तो हम लोग सब मस्ती करते करते, हाँ नहलानी जी थे, और खूब मस्ती मस्ती में पिक्चर बनी, लगी, सुपर हिट हो गई। हाँ, उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं था इतनी बड़ी हिट होगी, हिट होगी। डेविड धवन जी का क्या ऐसा क्रिएटिविटी था कि आप लोगों को जहां भी ड्रेसर में एक चीज मार्क किया उस फिल्म में कि गोविंदा जी या चारों जो फ्रेंड है आप लोग, सबका कॉस्ट्यूम ड्रेस मतलब सेम ही है, कहीं पे रखा, 2-3 जगहों पे सेम। तो ये डेविड धवन जी ने टी शर्ट देखा, उसमें सेम डिजाइन, मतलब कलर से अलग अलग होता, चारों कैरेक्टर्स का सेम। हाँ। और उसके बाद और भी जगह पे देखा तो वहां पे भी सेम। इस तरह का क्रिएटिविटी उन्होंने किया था फिल्मों में। नहीं, डेविड ऑल्सो अपने टाइम के बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे हैं, और उनका भी कॉमेडी फिल्म्स को लेके, हाँ, एंटरटेन को लेके बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, वो फिल्म जो बनी थी शोला और शबनम, तो कॉमेडी ही उसमें लिखा गया कि वहां से कॉमेडी स्टार्ट हुई। जो कॉमेडी फिल्में बनना शुरू हुई और शोला शबनम से स्टार्ट हुई। शोला शबनम में देखा है तो तीनों चीज आ गया है। हाँ, फुल कॉमेडी भी आ गया है, रोमांस भी आ गया, एक्शन भी आ गया, और एक्शन भी आ गया। करेक्ट, वो एक पूरा पैकेज था। हाँ, बहुत जबरदस्त फिल्म बना था। और शोला शबनम से पहले गोविंदा की काफी फ्लॉप्स आई थी, डेविड की काफी फ्लॉप्स आई थी, प्रहलाद जी की फ्लॉप्स आई थी। तो हमको लग रहा था सब फ्लॉप है, मगर जब वो पिक्चर चली उसके बाद इन्होंने मुड़ के देखा ही नहीं, ना डेविड ने, ना प्रहलाद जी ने, ना गोविंदा ने कभी पलट के देखा नहीं। उनका एकदम निकल पड़े आफ्टर शोला शबनम। तो शोला शबनम एक माइलस्टोन था। शोला शबनम के बाद इनका करियर एकदम टेक ऑफ किया डेविड धवन जी का, गोविंदा का। गोविंदा जी का मतलब उस समय मतलब वही पहली मतलब हिट हुई थी फिल्म। उससे पहले कुछ 8 के 9 फ्लॉप थी। और उसके बाद शोला शबनम के बाद डेविड जी के साथ उनका कंटिन्यूस, फिर आंखें, फिर कुली नंबर 1, ये नंबर 1, वो नंबर 1 ही हो गए, राजा नंबर 1, फिर वो क्या सब, फिर नंबर 1 हो गए, सब हिट रही उसके बाद। सब इनका कॉम्बिनेशन अच्छा था, डेविड का और गोविंदा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जोड़ी गई थी। और सनी साहब से, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं सनी साहब, उनसे मैं मिला हूँ 1-2 बार, और उनके घर का जो है काम वगैरह भी थोड़ा बहुत मैं किए हुए हैं। अच्छा जी, तो धर्मपाल से भी मेरा कम से कम मिलना 15-20 बार हो गया है। ओके। तो सनी साहब के साथ कैसा आपका इस संबंध है? सनी आप बोल सकते हो मेरे बड़े भाई जैसा है जी। फिल्म लाइन में बहुत कम लोग हैं जिनको मैं इतना रिस्पेक्ट और प्यार करता हूँ, और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है। और हम लोग का रिलेशन मोर देन ब्रदर्स है, भाइयों की तरह है। और हम लोग की आदतें भी मिलती हैं, हम दारू वारू नहीं पीते, हम एक्सरसाइज में बिलीव करते हैं, और हम लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो सीधे लोग हैं। ज्यादा तिकड़म लोगों को हम लोग पसंद नहीं करते, दूर रखते हैं। वो भी तिकड़म लोगों को पसंद नहीं करता है, दूर रखता है। और हम उन लोगों से दोस्ती करते हैं जिसको हम चाहते हैं। चापलूसी करना, दोस्ती करना हमारी फिल्मों में जो होता है, ऐसा नहीं हम लोग। तो उसका मेरा मेंटली मेलजोल है, और फिटनेस में बिलीव करते हैं। तो हम लोग दूध का ग्लास रखते हैं, वर्कआउट करते हैं, शराब वराब से दूर,
तो हम लोग का वो मेंटल जमता है बिल्कुल। और मेरे को ट्रस्ट करता है, मेरे को बोलेगा कूद जा इधर से, मैं पूछूंगा नहीं, कूद जाऊंगा। उसी तरह मैं उसको बोलूंगा इधर से कूद जाओ, पूछेगा नहीं, कूद जाएगा। वो ट्रस्ट है हमारे अंदर, तो वो प्यार भी है जी। तो वो मेरा उसका एक बहुत अलग रिलेशनशिप है। सनी साहब तो ग्रेट पर्सनालिटी है, बहुत उनका सोच भी बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे इंसान भी है। बहुत अच्छा इंसान है और वो दिल का अच्छा है, कम बोलता है लेकिन जब बोलता है सही बोलता है। और धर्म पाजी के साथ भी मेरा मिलना हुआ है, तो मैं तो उनके ऐसा इंडस्ट्री में आदमी ही नहीं देखा। बहुत है धर्म जी की तो बात ही, धर्म जी के लिए तो आपको एक अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। धर्म जी उनके बारे में जी धर्म जी जो बहुत ही अलग बहुत इंसान दिल के भी अच्छे हैं और धर्म जी को देख के तो हम बड़े हुए हैं। मिट्टी से जुड़े हुए, उनका खास से मुझे पसंद आता है मिट्टी से जुड़ा। वो अपने एकदम अलग ही से जुड़े हुए रहते हैं, उनको कोई चीज का ईगो तो पहले उनके अंदर 1% मैंने देखा नहीं आज तक। और उनको एकदम लाइफ नॉर्मल ही जीना उनको बहुत पसंद है। बिल्कुल। और उसी के राह पे सनी साहब भी कहीं ना कहीं मैंने तो धर्म जी का बचपन के रोल बहुत किए हैं। हाँ, जुगनू, समाधि जी, और चाचा भतीजा। वो बोलते थे ओए सत्य को लो यार, तो तगड़ा लगता है मेरा बचपन। तो और धर्म जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया था गुलामी में भी। तो धर्म जी जैसा इनोसेंट आदमी और धर्म जी जैसा दबंग और टफ आदमी, टफ जिसको बोलते हैं एक्चुअल तगड़ा आदमी, कोई स्टेरॉइड वॉरॉइड नहीं लिया लाइफ में। आजकल तो सब स्टेरॉइड किंग है, स्टेरॉइड लगा लेते मैनली बन जाते। एक्चुअल मर्द, माचो धर्म जी उस समय, मर्द जिसको बोलते हैं ना, मर्द, खालिस मर्द धर्म जी उस समय फिल्मों में ऐसे स्टंट करते थे, बाप रे। किसी से डरते नहीं, ना किसी को डराते। मर्द वही होता है, ना किसी से डरे ना किसी को डराए, वो मर्द, वो धर्म जी है। और इधर का उधर भी उनके अंदर ये सब चीजें नहीं, किसी से जलन नहीं है, कुछ नहीं, 1% कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। क्या हमको अवार्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई 1%। जब राजेश खन्ना टॉप में था ना, सारे हीरो सो गए थे। धर्म जी थे जो उनके साथ टक्कर देते थे, लेकिन फिर भी शिकत इनके चेहरे पे नहीं आई। नहीं। कि मैं उनसे उतने टाइम, थोड़े टाइम, और धर्म जी ने जो टाइम देखा है ना, वो किसी हीरो ने नहीं देखा होगा। शोले, मेरा गांव मेरा देश, सेम स्टोरी, सेम कहानी, सेम। आप देखोगे ना तो मेरा गांव मेरा देश और शोले सेम है, आप बैठ के देखना। जयंत जी का कैरेक्टर जो है वो संजीव कुमार है। अच्छा, पूरी कहानी वो है, वो जब्बर सिंह है, ये गब्बर सिंह है। अच्छा, मगर बिकॉज ऑफ धर्मिंदर दोनों हिट है, दोनों सुपर हिट है, दोनों सुपर हिट है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ धर्मिंदर। आप धर्मिंदर को निकाल दो दोनों पिक्चरों से, दोनों फ्लॉप हो जाएंगे। शोले भी गई, वो भी गई। वो मैं जो बोल रहा था वो करिश्मा, धर्मिंदर का चार्म। धर्म जी ने यूं बाल कर दिए, पब्लिक ताली मार रही है। धर्म जी ने किया कुछ नहीं, यूं कर दिया, बस ताली मार दी लोगों ने। और उस समय बहुत हैंडसम भी लुक था, वेरी हैंडसम, और हैंडसम से ज्यादा डिपेंडेबल। मतलब ये आदमी कर सकता है, ये आदमी अगर 10 आदमियों से लड़ सकता है। ये आदमी ने अगर किसी हीरोइन को बोला मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका मतलब है वो जो चार्म है ना, वो धर्म जी में था। और धर्म जी का इंडस्ट्री में आज भी मतलब हाँ है, उनका जो इज्जत, उनका उपस्थिति। अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े लेजेंड्स माने जाते हैं, महानायक बोला गया अपने लेकिन फिर भी धर्म जी से वो मतलब एकदम नहीं। अमित जी का 2 पॉइंट नीचे ही डाउन रहते हैं। अमित जी की कुंडली अलग है, अमित जी अलग टाइप के हैं, धर्म जी अलग टाइप के। लेकिन धर्म जी क्या है, धर्म जी का जो क्या बोलते हैं, जो प्यार है लोगों का, जिस तरह के आप धर्म जी को, मैं धर्म जी को देखता हूँ एज माई फादर। मेरे फादर धर्म जी थे, मेरे फादर की जो हरकतें थी वो धर्म जी की थी। समझ रहे हो, पंजाबी, दबंग, डरना नहीं किसी से, डराना नहीं किसी को, वो मेरे फादर थे धर्म जी। गुड लुकिंग, हैंडसम। तो वो मेरे को, जब मैं धर्म जी को देखता हूँ, मेरे को मेरे पिताजी दिखते हैं, बिल्कुल, है ना। तो मैं जब भी मैं इंडस्ट्री में ना किसी के पैर नहीं छूता। एक शक्तिदा के पैर छूता था, शक्ति सामंत, और एक धर्म जी, 2 आदमियों के पैर छूता हूं। मैंने किसी के पैर नहीं छुए, बचपन में भी अभी भी नहीं छूता हूं, इन दोनों के पैर छूता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है। और ऑफ कोर्स मनोज जी के भी पैर छूऊंगा क्योंकि वो है, लेकिन इन दोनों के पब्लिकली पैर छूता हूं। मैं धर्म जी को कहीं भी देख लूं, मैं जाके पैर छूता हूं उनके, क्योंकि मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं उनको तो बहुत ही लोग मानते हैं, मतलब दिल से एकदम दिल में बसा। बिल्कुल। और धर्म जी तो बोलते हैं कि मतलब मुझे तो किस भी किए हैं,
है ना। हाँ, मैं हेमंत जी के घर पे, हेमंत जी का हम लोग फंक्शन वगैरह किए हैं, ईशा देओल जी का और ऐसा। तो मैं जब पहले फिल्म करके आया था भोजपुरी में, मेरे सर ने बोला, अमित गोयल जी, कि पाजी फिल्म लड़का ये भी करके थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। तो अरे क्या पुत्र, सीधा पकड़े सीधा, अरे इधर बैठ, मैं थोड़ा दूर बैठा था, नहीं नहीं इधर बैठ, सोफे पे बैठे, और तो अरे वाह आशीर्वाद आशीर्वाद, आगे बढ़ो तुम। कौन सा फिल्म किया है? हमने कहा सर भोजपुरी किया है। भोजपुरी हमने भी किया है। वो तो उन्होंने सब भाषा में। तो बोले देखा तुम? मैं तो देखा नहीं था। मैं बोला हाँ सर हाँ। तो बोले देश परदेश नाम है फिल्म का, विमल ने किया था, विमल कुमार, तो जाके देखना। हाँ सर देखा हूँ, मैं देखा हूँ। जो तो गया तो उसी रात को देखा जाए। हाँ, फंक्शन खत्म हुआ 11 साढ़े 11 बजे हम लोग गए हिम्मत जी के यहाँ से, खाना वाला खा के, फिर रात को ही गया मैं, मेरे को बेचैनी धर लिया कि वो फिल्म क्यों नहीं देखा मैं, कहाँ रह गया देश परदेश। मैं जाके फिल्म देखा और उसमें एकदम मस्त एकदम किए हुए भोजपुरी। उन्होंने कितनों के लिए फ्री काम किया हुआ है। उन्होंने एक बात भी मुझे बोली उस दिन कि मुझे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता बेटा। नहीं सही बात, मुझे दिल से खरीद सकता है। तुम ऐसा रहना कि तुमको लोग दिल से माने। पैसा आज है कल नहीं भी रहेगा। तो मेरे लिए हम उसी समय से धर्मपाल जी का मैं चरणों का अगर पानी मिले तो मैं पी लूं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते धर्म जी के पास गए, बैठे हैं प्रोड्यूसर, क्या हुआ, क्या क्या है, हाँ पैसे नहीं है सर, क्या है, पिक्चर बनाने ला, इधर ला, क्या पिक्चर बना किया है, पंजाबी फिल्मों में किया है। हाँ, पंजाबी फिल्मों में किया, बहुत लोगों के साथ किया। भोजपुरी भी उन्होंने ऐसे बोलना तो वही हुआ ना कि विमल कुमार आए और बोले कि फिल्म करना है सर, बजट तो नहीं है, भोजपुरी में क्या ही बजट रहेगा। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, आज चलो करते हैं, बोल देना क्या रोल है, और कर लिया उस फिल्म में उन्होंने। नहीं उनके साथ भी इंडस्ट्री में तो नहीं आएगा, लेकिन वो जो लेगेसी छोड़ के गए ना, वो नहीं, धर्म जी एक अलग चीज है, धर्म जी की बात है। कहीं ना कहीं मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उनको, मतलब क्या ही बोलूं, मुझे उनके अंदर छवि भगवान की दिखाई देती है। नहीं अगर भगवान को कोई देखा होगा इस धरती पे, तो मुझे धर्म जी का उस मतलब मुझे प्रश्न जब मिलता हूँ उनसे, तो मुझे एकदम मतलब बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं। और वो मेरे को खुद बोलते थे कि तेरे डैडी की, मेरे डैडी की पिक्चरें वो स्कूल से भाग के देखते थे पंजाबी, तो मेरे को पुत्र ही बोलते, बेटा ही बोलते। हाँ। मगर मैं उनको अपना डैडी मानता हूँ, क्योंकि वो देखते लगते मेरे डैडी ही है। वो उनके जो पर्सोना है ना, मेरे फादर जैसे ही है वो। धर्म जी की तो बात ही कुछ और। मैं सनी को बोलता हूँ कि मेरे लिए धर्म जी से बड़ा हीरो कोई नहीं है। सनी तो है ही नहीं, बहुत बड़े हीरो है, और वो मैं उनका मतलब हीरो वर्शिप करता हूँ। मैं बचपन में सोचता था बड़ा होऊंगा धर्म जी की तरह, धर्म जी बनूंगा, समझ रहे हो आप? वो उनका वो होता है। सनी साहब भी उनके राह में मतलब थोड़ा सा उनका रूप एक्टिंग में दिखता है, जो है उसमें है धर्म जी की बात। अगर धर्म जी का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि धर्म जी का कोई अगर रोल कर रहा है या उस तरह का है, तो झलक पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन धर्मपाल जी का पूरा, धर्मपाल जी की जो मैनलीनेस है ना, हाँ वो है उसमें, उन सनी साहब के अंदर है। वो बॉबी में भी है, हाँ बॉबी में भी है, मगर सनी का एक अलग, सनी जी का और धर्म जी का एक्शन फिल्में हम लोगों ने बहुत देखे हैं, तो मिलता जुलता है। यार कोई धर्म जी गए तो आभास नहीं हुआ कि कोई धर्म जी दूसरा नहीं आया, लगता है कि धर्म जी ही एक जमाने में कर रहे हैं। सनी साहब के साथ ऐसा फील आता है, सब बोलते भी हैं। तो उनसे मिलना जुलना भी हम लोग का हुआ है। साथ में हमने कपिल शर्मा शो में भी गए थे, शशिकांत दादा भी थे। अच्छा, हाँ, शशिकांत दादा ही लेके गया था हम लोग को, पूरी हमारी फैन क्लब है, सब जाते हैं। अच्छा, शशिकांत जी को तो बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते जाते हैं, घर पे आना जाना, बर्थडे में केक और सब काटते थे, बहुत प्यार, फैमिली रिलेशन जैसा हो गया। तो सर उसके बाद फिर सैन दत्त जी का जो फतेह के बाद आपने फिल्म किया सारी, मैंने तो संजय दत्त जी से साहब से बातचीत तभी है या अभी? संजय दत्त से मेरी काफी दिन से कनेक्शन टूटा हुआ है, बिकॉज बीच में काफी कुछ घट गया संजय के साथ। मगर संजय का मेरे को इतना मालूम है, जब मिलूंगा जैसे मिलूंगा वहां से ही शुरू होगा जहाँ छोड़ा था जी। मगर हाँ, हमने इसलिए पूछा कि उन पे बहुत सारे केसेस भी चले 93 ब्लास्ट। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, मतलब ना वही बात वही आ जाती है घूम फिर के, जो किस्मत में लिखा होता है, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत लिख के ऊपर वाला। समय मिलना जुलना हुआ जब वो बाहर आए तो? मैं उससे पहले मिला था। अच्छा। फिर बीच में जब वो आया था तभी भी मिला था, लेकिन फिर जब लंबा हुआ किस्सा तो फिर मैं उसके बाद नहीं मिला हूँ काफी टाइम से। लेकिन मिलूंगा कभी ना कभी, तो हमारी टकराव तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं मिलेंगे तो बातचीत तो हो गई, और वो याद भी आएगी फिल्में हाँ, अरे किए हैं।
संजू की मेरी एक अलग ट्यूनिंग है। हम लोग ने साथ में बहुत सारा उसकी बॉडी बिल्डिंग के किस्से, हम लोग ने बहुत साथ में मिलके बॉडी बिल्डिंग की है। अच्छा। हम लोग ने मतलब अच्छी चीजें की हैं साथ में, और वो मेरे को बहुत प्यार करता है, ही लाइक्स मी अ लॉट। और हम लोग जब मिलेंगे, मेरे को लगता है कुछ कुछ आप जो बात कर रहे हो कुछ ही दिन में मिलने वाले हैं, हम लोग का कुछ अच्छा। ऐसा चल रहा है। अब आते हैं गोविंदा जी के साथ। गोविंदा जी से क्या अभी इस समय प्रेजेंट में लिंक गोविंदा से तो मैं मिलता रहता हूँ, कभी अच्छा। कभी हमारी मुलाकात होती रहती है। गोविंदा फिर से बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा है, और बहुत भगवान में विश्वास करने वाला जी आदमी। बिल्कुल, तो उनकी पूरी और- फैमिली ही सब हाँ, ज्यादा मानते हैं सब। और बोलते ना, अगर आप बोलोगे कि माँ सरस्वती का अगर किसी पे आशीर्वाद है तो वो गोविंदा पे। तीनों फॉर्मेट कंप्लीट एक्टर है वो, कंप्लीट एक्टर। डांसिंग करा लो, गाना गवा दो, फाइट करवा लो, डायलॉग बुलवा लो, जो करवाना है करवा लो, वो गोविंदा है, कंप्लीट पैकेज। मुझे कहीं लगा अमित सर, अमिताभ बच्चन साहब उस समय पीक पे थे बहुत, और उस समय गोविंदा जी भी आए थे। करेक्ट। और कंटिन्यूस फिल्में, मतलब एकदम एक लेवल हो गया था कि मतलब स्टारडम का एकदम अमित जी के साथ एकदम कंपेयर होने लगा। और फिल्म भी किया उनके साथ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो फिल्म आई थी, और बहुत सारी फिल्म की उन्होंने। तो नहीं, गोविंदा का जो रेंज है ना, वो अगर उसकी बेचारे की लक भी थोड़ा ने साथ नहीं दिया, जो उसकी रेंज है, अगर वो पूरी रेंज में जाता ना तो वो अनडिफीटेड रहता। मगर चलो बोलते ना कि मगर फिर भी जो वो कर गया है, जो उसने किया है, वो काम भी अभी कोई टच नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता कोई। लेकिन सर वो जब पॉलिटिक्स में आए 2005 के आसपास 6 में, जब वो विराट से इलेक्शन वगैरह लगा, तो उस समय भी स्टारडम उनकी पूरी कंप्लीट थी, मतलब हाई पे ही थे उस समय भी। करेक्ट। तो उनको लाया गया, और उसके बाद से उनका करियर एकदम डाउन हो गया सर, जीरो पे उसका। देखो मैं एक बात बोलता हूँ ना, पहली बात तो ना हमारे देश में हर चीज में पॉलिटिक्स है जी, और ज्यादातर पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं जिनको पॉलिटिक्स नहीं आता है। पॉलिटिक्स में आप घुसते हो, आप क्यों घुस रहे हो, किस लिए घुस रहे हो, उसके रीजंस होते हैं। गोविंदा है, सनी है, ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं ही नहीं। बिल्कुल, ये लोग पॉलिटिक्स खेल ही नहीं सकते। बिल्कुल। सनी देओल बहुत स्ट्रेट आदमी है, गोविंदा वो पॉलिटिक्स वो लोग खेल सकते हैं जो शातिर हो, तेज हो, बदमाश टाइप के हो थोड़ा। नहीं, देखो मैं बताता हूँ, पॉलिटिक्स वो खेल सकते हैं जिनका कोई दीन ईमान ना हो। सॉरी, सही बात, वो कोई भी हो जिसका कोई दीन ईमान ना हो। देश से कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स। अगर आप बोलोगे ना मैं देशभक्त हूं और मैं पॉलिटिशियन हूं, आप झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल, देशभक्त कभी पॉलिटिशियन नहीं होगा। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन ने साबित भी किया है। हाँ, सारे ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक दो बहुत छोड़ के, ऐसे पॉलिटिशियन है कि साबित कर दिया है कि हम उस लायक हैं। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ, मेरे को भी लोग आते हैं, मेरे को बोलते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, ये करिए। मैं बोलता हूँ मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन इसलिए नहीं कर सकता, मैं दिल से आर्मी वाला हूँ, मैं कभी झूठ झाट कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, मुझे अपने देश से प्यार है। बिल्कुल, मैं गलत काम करूंगा ही नहीं। और मैं देख रहा हूं कि जितने पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। किसी सबको कुर्सी चाहिए, देश से किसी को प्यार नहीं है। अगर कल को हमारे पे हमला हो जाए और मैं इन पॉलिटिशियंस को बोलूं कि आपकी फैमिली का एक आदमी आप जाके लड़ाइए, खड़ा कर दीजिए, वहां नहीं भेजेंगे, कोई नहीं आएगा। अपने बेटे को भेज दो, नहीं जाएगा कोई। वो अपनी मर्सिडीज से उतरेंगे नहीं, 4 तो बॉडीगार्ड पाले हुए हैं। नहीं, उसी हफ्ता भी तो सीधा निकल भी जाएंगे बाहर। नहीं, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। तो ये देश प्रेम नहीं हुआ ना। मेरे हिसाब से देश प्रेम वो होता है, निस्वार्थ होता है वो। उसमें आप किसी को किसी हिंदू मुसलमान ये वो, या फिर आप बोल रहे हो कि बाहर जाके हमारे देश की बदनामी करें। जैसे आप देख रहे हो, आप जो देख रहे हैं, एक तरफ हमारी ऑपोजिशन है वो बदनामी में लगी हुई है, एक तरफ हमारी जो सरकार है वो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। ये जो आप मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सब गलत है। ये सब गलत समझ रहे हैं लोग, जो फैक्ट जानता है, जो फैक्ट समझता है, वो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरी दुनिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरा गलत है। यहाँ देशभक्ति की, देश का आगे बढ़ाने की बात हो ही नहीं रही। यहाँ पे ये आदमी अपनी कुर्सी गर्म कर रहा है। पॉलिटिक्स, ये दिन दूर नहीं आएगा, आप देखोगे बीजेपी कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेगी, वो दिन भी आएगा। बिल्कुल, इनकी जब कुर्सी, तो सीधे बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कहीं बीजेपी वाले और कांग्रेस, नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ। लड़ो, आप लोग अपना देश आपके जिस हिसाब से लड़ रहे हो, मगर
एक्चुअली अगर आप देखना चाहें ना, इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कुछ नहीं। अगर इनको लगा ना कि अभी सबकी सीटें जा रही हैं, मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। आप आम आदमी भी मिल जाएगी, बीजेपी भी मिल जाएगी, कांग्रेस भी मिल जाएगी, राज करो। हो भी तो रहा है, सिर्फ राज करो, सिर्फ राज करो। अभी बीजेपी यहाँ पे क्या बोलती है और फिर जाके जम्मू कश्मीर में हाँ, उन्हीं के साथ जिसके गाड़ी में उन्हीं के साथ मिल रही है, सब इलेक्शन लड़ रही है। आपको किसी तरह सीटें हासिल करनी है, आपको सत्ता पे बैठना है। आज हमारी शिवसेना थी यहाँ पे, इतनी स्ट्रांग थी शिवसेना, आज शिवसेना टूट गई। जो लोग किसी के खिलाफ थे अब उसकी तरफ से बोल रहे, जो लोग जिसकी तरफ से उसके खिलाफ हो गए, तो आप क्या कर रहे हैं? और हर पार्टी में लगभग 2-2 पार्टियां बन रही है, सब दो कौन सा संवैधानिक ग्रुप पैदा हो गया। बेसिकली क्या है, कुर्सी पकड़ लो, कुर्सी पकड़ ली, फिर आप जो बनना है बनो, कुर्सी हाथ में आ जाए बस एक बार। तो एक किस्सा कुर्सी का था, वो किस्सा कुर्सी का चलती जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा किस्सा कुर्सी का। तो आगे चल के ऐसा होना चाहिए, पार्टी सिस्टम खत्म, आदमी को खड़ा करो। इस आदमी ने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने हमारे देश के लिए इतना अच्छा किया, इसको खड़ा करो। इन्होंने क्या किया हमारे देश में, बहुत अच्छा किया, ये खड़े होंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। दूसरे आदमी ने क्या किया, इसको खड़ा करो। पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, 15 आदमी खड़े करो, ये डिफेंस के लिए लो, ये इसके लिए लो, तब जाके हमारे देश का कुछ अच्छा होगा। जी, ये मैं समझ सकता हूँ कि आप एक आर्मी हैं और बेबाकी से चीज को बोल रहे हैं। ऐसा आप लोग इसको कोई पार्टी से नहीं है सर, नहीं, मैं अपनी राय रख रहे हैं, एक कोई किसी पार्टी से पॉलिटिशियन नहीं है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर। उसके बाद गोविंदा जी के साथ फिर आगे फिर फिल्में हुआ नहीं आपके साथ? फिर कौन कौन से फिल्म? गोविंदा के दुलारा के बाद मैंने नहीं काम किया, मतलब वो 16 शबनम हुआ, दुलारा हुआ, 2 ही फिल्में मैंने की। उनके बाद फिर उसके बाद मैंने नहीं किया। उसके बाद एक्चुअली मैं थोड़ा सा फिल्मों से उसके बाद हट भी गया था। अच्छा। मुझे सेम टाइप के रोल मिलने शुरू हो गए, दोस्त मर जाता है, दोस्त मर जाता है, मेरी फैमिली वाले बोलने लगे आप कितनी बार मरोगे, हर बार हर हफ्ते मरने लगे हो आप। तो मैंने फिर वो रोल रिजेक्ट करना शुरू किया। तो हमारी फिल्म में क्या होता है, टाइप कास्ट हो जाता है, तो मेरे को फिर रोल कम मिलने शुरू हुए, फिर मैं डायरेक्शन में चला गया, डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज मैं और भी मार्क किया हूँ सर, इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में, कि जो इंसान वो एक्टर है, जैसे आप हैं, इतने लेजेंड एक्टर हैं, आपके अंदर काबिलियत है, सब कुछ है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है, आप उस दौर से अभी भी हैंडसम लग रहे हैं, इसका भी राज पूछूंगा बाद में। और एक जो रोल कर लेता है कोई भी, हाँ, सोचता है चलो स्टार्ट कर लेते हैं कोई भी रोल से, फिर क्या होता है कि उसका दौर बेचारे का उसी तरीके फिर चालू लोग कर देते हैं। ये क्या है, वो एक्टर है, उसको आप एक एक्टिंग करा दिया। वो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, इनका विजन इतना छोटा है। हाँ, क्यों ऐसा सोचते? ये एक बार स्टैंप लग गया ना, बिल्कुल वो स्टैंप हटता नहीं है। वो विलन बन गया, विलन रहेगा, हीरो बन गया, हीरो रहेगा, साइड बन गया, साइड रहेगा। ये लोग आगे सोचते नहीं है, इनका यही दौर चलता रहता है। इस जंजीर में एक एक्टर को बांधना, हाँ वही अनुपम खेर जी का एक मैं बात सुना था, किसी एक्टर को आप बांधो मत, उससे आप निखारो, उससे निकालो। करेक्ट। आप एक्टर, अनुपम खेर जी ने बोला मैंने सब रोल टाइप का किया, कॉमेडी किया उन्होंने, बिल्कुल विलन सब पुलिस का किया, क्या क्या प्रोफेसर, जो रोल, वो बोलते रोल को निखारो, एक्टर को बांधो मत। और मैं मेरे इंडस्ट्री में भी, भोजपुरी में, मराठी में, या किसी भी इंडस्ट्री में, जो आदमी जो रोल कर लेता है उसको लगता है कि स्टंप मार दिया है, अब वो ही फिल्म करेगा। करेक्ट। तो इस चीज को कैसे मेंटेलिटी को बदला जाए कि दिस इज द एक्टर? वो मेंटेलिटी आपकी तब बदलेगी ना जब आपके पास डायरेक्टर ऐसे आएंगे, प्रोड्यूसर ऐसे आएंगे जो फॉरवर्ड थिंकिंग होंगे, जो सोचने वाले होंगे। अभी हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये लोग का एक वो है, किसको लेना है भाई, दोस्त इसको ले लो, अभी इसको किसको लेना है, इसको ले लो। इनका वो आगे सोचते नहीं है। और अभी तो और भी हो गया है, ऑडिशन किया ले लो, भिखारी चाहिए तो भिखारी का ऑडिशन लेके भिखारी को ले लो। अब वो एक्टिंग रही नहीं है, नेचुरल एक्टिंग चाहिए नहीं। अभी तो वो रहे, अभी आप पिक्चर देखोगे ना, पहले जमाने में जीवन साहब थे, मदन पुरी जी थे, ओम प्रकाश जी थे, ये बनते थे, भिखारी बनते थे। अब तो भिखारी आ जाते हैं एक्टिंग करने। तो आपका विजन खत्म हो गया ना, विजन खत्म है, आपको वही दिख रहे हैं, आप भूल जाते हो। आप भिखारी को देखोगे, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अगले में वो कौन था, एक्टर का नाम पता नहीं, कुछ नहीं, दूसरा भिखारी आ गया। इंप्रेशन नहीं आ रहा, समझ रहे हो आप, इंप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तभी हमारे इंडस्ट्री में ये हो रहा है। अब इंडस्ट्री में ये हो रहा है, बहुत अच्छा एक्टर है, उसने क्या काम किया, मगर अगले सीरियल में, वेब सीरीज में भूल गए, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। कंटिन्यूटी ऑफ एक्टर्स खत्म हो गई है। एक कंटिन्यूटी चलती थी, वो खत्म हो गई है।
तो ये जो डायरेक्टर आए हैं इनको कैसे आप क्या संदेश देंगे, क्यों आप लोग किसी के ऊपर थप्पा डाल रहे हैं जबरदस्ती? ये अभी जो डायरेक्टर आए ना, ये सब क्या है, ये सब देखिए, जिसने मदर इंडिया बनाई थी ना, कारपेंटर था। हाँ। और केआसिफ जो थी ना, मदर इंडिया सुनील दत्त साहब थे उसमें। हाँ, वो जिन्होंने बनाई थी ना, महबूब खान जी, वो कारपेंटर थे। अच्छा। उनका विजन इतना स्ट्रांग था, मदर इंडिया बनाई, उसको लेके 50 फिल्में बनी, करेक्ट। उसी तरह केआसिफ जी भी कोई पढ़े लिखे नहीं थे। पिक्चर बनाने के लिए आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। गाना लिखने के लिए कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, ये अभी बन गया कोऑपरेटिव जॉब। मैं कोर्स करके आया हूं, फलानी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आया। अरे भाई, स्टोरी यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं सिखाएगी। बिल्कुल। आपको स्टोरी सुनने के लिए ये चाहिए, दिल चाहिए, दिमाग चाहिए। मुझको मालूम है ये स्टोरी चलेगी। अनुराग जैसी स्टोरी कोई बोलो बना के दिखाए, शोर जैसी स्टोरी कोई बना के दिखाए, नहीं बना सकते। एक बच्चे को कैंसर हो गया, मरते हुए अपनी आंख देके चला गया। मैं बीच पे, आज से मैं बात कर रहा हूँ 70s की, मैं बीच पे जॉगिंग करता था। मैं जॉगिंग कर रहा था, एक आदमी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मुझे लगा फैन होगा, तो मैं रुक गया। वो आके मेरे से गले मिल के रोने लगा, बहुत रोया, झाड़ रोने लगा। मैं ये रो क्यों रहा है भाई? बोला क्या हुआ भाई? क्या हुआ, क्या बिठाया उसको? मैंने बोला इसको नारियल पिलाओ, क्या है? बोलता है आपकी पिक्चर देख के मेरे बेटे ने अपनी आंखें दे दी थी, उसको कैंसर हुआ था। अनुराग। तो ये पिक्चर है। अब ये देखो, आप पिक्चर जो बनाते हो उसका इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस पे। अभी बोलना नहीं चाहिए। अब आप ऐसी पिक्चरें बना रहे हो, बेवकूफी की, लानत की पिक्चरें बना रही हो, जो ऑडियंस उसको उठाएगी। अभी अब होशियारी कर रहे हैं, अभी एक पिक्चर एनिमल बना दी है, अभी 10 लोग देख के वो करेंगे, वो कॉपी करेंगे उसको। ये और बहुत सारे हादसे भी होंगे। हाँ, होंगे। मगर आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप एक आदमी के दिमाग पे कितना खेल रहे हो। बिल्कुल। आप अच्छा ही दिखाओगे, अच्छा करेगा। अच्छा। आप बुरा दिखाओगे, वो बुरा करेगा। हीरो का बुरा करते हुए दिखाओगे ना, बुरे का फल बुरा दिखाओगे, नहीं करेगा। मदर इंडिया में उसने अगर गोली चलाई गंगा जमुना में, तो एंड में मरा हो, गोली खा के मरा। गोली का जवाब गोली होगा, गोली का जवाब नहीं होगा तुम बाद में किंग बन के घूम रहे हो। ये सब हमारी डायरेक्टरों की एक ऑडियंस की तरफ, ये हमारा करना है, हमको करना है, जो सिखाते नहीं है। आ रहे हैं, बना रहे हैं, चल रही है। एक लगाव भी था कि हम ऐसा चीज डालें कि लोग हमारे चीज को देखें और समझें। बिल्कुल। और उनपे कहीं ना कहीं डायरेक्टरों में, पहले एक्टरों में एक चीज था कि मैं जो चीज बनाऊंगा वो उनकी दिमाग पे फर्क पड़ेगा। मास मीडिया है, आप नहीं समझ रहे हो। फिल्म लाइन मास मीडिया है। कई लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते, देवानंद बन के घूम रहे हैं। कई लोग जिंदगी राजकुमार बन के घूम रहे हैं। आप उनपे बहुत बड़ा इंप्रेशन डाल रहे हो। आप जब वायलेंस दिखाते हो, उसका एंड वायलेंट पे ही होना चाहिए। वायलेंस का एंड वायलेंस पे होता है, वायलेंस का एंड हीरोइज्म पे नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग फिल्में बना रहे हैं, बस कुछ भी दिखा रहे हैं, वगैरह वगैरह। बात वही है, पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना। ये नहीं देख रहे कि कितने घरों में जिंदगियां बर्बाद हो रही है। बिल्कुल। इससे नशा का दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, पर बहुत उसका इंप्रेशन ऑडियंस पे पड़ता है कहीं ना कहीं। आपको सोसाइटी की तरफ आपका कोई एक होता है, आपका दायित्व है सोसाइटी की तरफ, आपको देना है लोगों को अच्छाई। वो सब भूल चुके हैं। इसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ, जो डायरेक्टर आज हैं, डायरेक्टर में उनके खिलाफ नहीं हूँ, मगर उनको ये सीखना है कि हमको किस लेवल तक सोचना है। आप अंडरवर्ल्ड को हीरो बना रहे हो, अंडरवर्ल्ड वो बनेंगे, लड़के हीरो बनेंगे, वो गन लेके ही घूमेंगे। आप दिखाओ अंडरवर्ल्ड बनने के बाद क्या होता है, किस तरह उनकी जिंदगी बर्बाद होती है, किस तरह भागते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं अंडरवर्ल्ड। ये दिखाओ, डर पैदा करो। उनको दिखाना चाहिए कि ऐसे मरते हैं बेटा, तुम ना अपनी माँ से मिल सकोगे, ना बाप से मिल सकोगे, कुत्ते की मौत मरोगे रास्ते पे। और जो लोग तुमको भगवा के मरवा रहे हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, तुमको यूज किया जा रहा है। ये पिक्चर बनाओ। यस। ना कि तुम ये पिक्चर बनाओ कि गोली मार के डांस करके लड़कियों को डांस देख रहे हैं, सिगरेट दारू पी के ठुमके लगवा रहे। ये पूरा रिवर्सल है। ये जो है ना, ये आना चाहिए इंडस्ट्री में, ये चेंज लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस चीज को थोड़ा बहुत फॉलो किया है साउथ इंडियन फिल्मों ने। साउथ वाले करते हैं, क्योंकि वो कुछ यूनिक चीज बनाते हैं। वो जो सरकार के साथ हो रहा है या सरकार कर रही है उनके साथ, जैसे कि पुष्पा आप देखे होंगे, बिल्कुल चंदन की तस्करी होती है, बिल्कुल
उस पे फिल्म बनाई गई है और उसने क्या दिखाया, एक आम आदमी है, आलम दिखा है, वो कैसे मारता है, ठीक है, लगता है हर आदमी को चाहता है मैं मारूं इनको पकड़ के, ठीक है। तो वो कुछ सरकार के इस पे खिलाफ भी था। चंदन का बहुत तस्करी होता है साउथ में, और चंदन का लकड़ी भी वहीं होता है, तो कहीं ना कहीं फिल्म हिट होने का कारण भी वही था। बिल्कुल। तो और भी सारे तमाम साउथ फिल्में हैं कि जो देखो ना, हमें हीरोइज्म है, हीरोइज्म है, वो मैं वो नहीं है, मैं फ्लावर नहीं है, वो सब रिपीट करते लोग। आजकल कहाँ रिपीट है, आपको कहीं दिखता है? ये ताला में तेरी जेब से चाबी निकाल के खोलूंगा, कहाँ है, कहाँ है, किधर मिलेगा आपको, कहाँ मिलता है, कोई नहीं बोलेगा। वो चीजें भी इंडस्ट्री में आना बहुत जरूरी है। हमको हीरो पैदा करने हैं, हमको धर्मजी चाहिए, हमको विनोद खन्ना चाहिए, हमको सुनील दत्त चाहिए, वो आने हैं वापस। नहीं तो जिस तरीके का चल रहा है ना, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लग रहा है। पैकअप है हिंदी है, लगता है सनी साहब ये सब चले इनके बाद पैकअप है। तो मुझे लगता है कि हिंदी अब ज्यादा दिनों फिर ओटीटी देखो आप बैठ के घर, ओटीटी भी देखना पड़ेगा। जो साउथ की फिल्में डबिंग होगी हिंदी बिल्कुल में, आज देख रहा हूँ सैटेलाइट पे सब वही फिल्में चल रही है, वही चलेंगी। उनकी फिल्में हर जगह हिंदुस्तान में छाई हुई है, बिल्कुल। और सब साउथ के स्टार छाए हुए एकदम बुलंदी पे, एकदम चाहे कोई वो क्योंकि साउथ वाले अभी भी हीरोइज्म है उनमें। हाँ, थोड़ा यूनिक चीज, ये करेंगे, हीरो बनेंगे, बाल उड़ते उनके, मोड़ते पंच 10 आदमी उड़ते, वो चाहिए। नहीं वो तो है, और कुछ संदेश भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि बस वही दिखा दिए रिज्यूम। साउथ की फिल्में हमारी फिल्मों से इसलिए बेटर है क्योंकि उनमें अभी भी सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ आपको एंटरटेन करते हैं। उनका आप आर्ट्स देखिए, कैमरा एक्शन, कैमरा बिल्कुल, आर्ट, मतलब बहुत चीजें उनका ऐसा सुना हूं मैं, तो पता नहीं है कि लोग बोलते हैं कि फॉरेनर की टीम आती है कोई फिल्में के लिए करने के लिए, उनकी टेक्नीशियन टीम बहुत सॉलिड है उनकी। हाँ, तो हिंदी तो उस समय भी जब फिल्म बनी तो बहुत तगड़ा रियलिटी फील होता था, बिल्कुल। अब वो गायब हो गया है, वो खत्म हो गया है। देखो ना, आप पिछले 10 साल में आप, ऋतिक रोशन आखिरी हीरो था, ऋतिक रोशन हमारी इंडस्ट्री का आखिरी हीरो था। उसके बाद आप मुझे एक हीरो बता दो जो उस लेवल का आया, कोई नहीं। उसके बाद कोई, ऋतिक रोशन के बाद कोई ऐसा हीरो नहीं आया जिसको देखने ऑडियंस घुसे। अभी एक फिल्म आई थी स्ट्रीट 2, जो कि थोड़ा सा अच्छा, वो चली बिकॉज ऑफ पिक्चर अच्छी थी। भूत प्रेत ये था। सॉरी, मैं राजकुमार राव को देखने नहीं गया था कोई, अच्छा, हीरो को देखने कोई नहीं गया था, भूत को देखने गया था। अच्छा, भूत का स्पेशल इफेक्ट, भूत आ रहा है, वो देखने गया था। राजकुमार राव की 10 पिक्चरें और लगी, कोई नहीं गया अंदर, लोग बोल रहे हैं कि फिल्म से थोड़ा सा उनको क्रेज मिल गया और पॉपुलैरिटी मिल गई। आप उनको फिर उनकी तीसरी दूसरी लगने दो, अगले हफ्ते लगेगी, आपको पता चल जाएगा। स्त्री 3 देखने गए बिकॉज 2 चल चुकी थी, प्लस स्पेशल इफेक्ट नहीं, झक्के झक्के में चल गई है अभी। अभी क्या है, मीडिया इतना स्ट्रांग है ना, हिट है, हिट है, हिट है, हिट है तो लगा दो, हिट है, हर जगह पे हिट है, हिट है। आपको कहीं लग रहा है कोई आपको अगर रास्ते में स्त्री का कोई लाइन बोल रहा है, डायलॉग बोल रहा है या गाना गा रहा है? उसका एक गाना हिट हुआ है थोड़ा सा, एक हुआ होगा, पवन सिंह ने जो गाया था, भोजपुरी का सिंगर है। अच्छा, वो गाना बहुत ही ट्रेंड में था। अच्छा, 1 महीने तक ट्रेंडिंग में ही था वो गाना। ये बात हुई होती ना कि अभी सब पिक्चरें जा रही है जीरो, उसमें से एक पिक्चर ने कर लिया 400 करोड़ का धंधा, या तो नेटिव बनाते होंगे लोग। हाँ, हिट 400 का, उन्होंने 400 का सीधा करोड़ कर दिया। हाँ, 1000 करोड़ सीधा धंधा किया होगा 400 का, सीधा 1000 करोड़ कर दो, क्या फर्क पड़ता है? आप थोड़ी जाके देखने वाले हो। नहीं, बिल्कुल, हम लोग सुने हैं, अब क्या रियलिटी है तो वो लोग ही जानते होंगे। नहीं, भगवान करे चले। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पिक्चर एज अ पिक्चर चली है, पिक्चर अच्छी होगी। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, पिक्चर अच्छी होगी। हाँ, आए हुए हैं। तो सर सुना कि आपने एक्टिंग के साथ आपने तो किया ही है, तो आपकी जो लीड में जो थी फिल्में, हाँ, वो ऐसे तो मुझे 1-2 फिल्में पता है, अनुराग भी है, सौ भी है, तो कौन कौन सी है फिल्में आपकी? मैंने एज बड़े होकर मैंने की थी पहेली, राशि की जी, और मैंने की थी कौन जीता कौन हारा। अच्छा, कौन ही जीता, उसमें कौन हीरो था? कौन जीता कौन हारा में मैं हीरो था। हाँ, और अमित जी ने एक छोटा सा वो सूत्रधार का रोल किया था। अच्छा, हाँ, वो राकेश कुमार जी ने डायरेक्ट की थी। अच्छा, इतने हिट फिल्में 65, 70, 80, फिर हमारी दौर 90, इतने फिल्में करने के बाद एज द चिल आर्टिस्ट से स्टार्ट करना, पिताश्री जी खुद हीरो रहे, पंजाबी के सुपरस्टार रहे, करेक्ट, और उस दौर से फिर इस दौर में आए और फिल्में भी की आपने, एज द हीरो लीड फिल्में भी की आपने बहुत सारे। फिर क्या हुआ कि
ऐसा नहीं बोल सकते कि आप वो मुकाम पे नहीं हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं, लेकिन जैसे और लोग हैं, तो इंडस्ट्री में क्या हुआ कि उस तरीके से आपकी फिल्में पॉपुलैरिटी, क्या कारण है कि रह गया थोड़ा? 2-3 कारण है इसके इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा, एक तो टाइप कास्ट हो गया था कि भाई फ्रेंड है उसको मार दिया जाए, और कुछ इनोसेंट है, अच्छा लगता है, इमोशनल है, पिक्चर बनने के बाद मार दो, मतलब इसको, तो एक वो टाइप कास्ट हो गया था। दूसरा, मेरी नेचर जो रही है ना, पहले से मैंने आपको कहा, मैं इंडस्ट्री में एक वर्ड है चमचागिरी, एक वर्ड होती है चमचागिरी। मतलब आदमी बेवकूफ है, उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत नामज़द आदमी। आप उसकी खाली फोकट प्रेस करो कि वाह पाजी क्या पिक्चर बनाया आपने, माँ आप मुझे काम दे दो बस। वो मेरे से कभी हुआ नहीं, चापलूसी जो लोग हाँ करते हैं। वो मेरे से कभी हुआ नहीं। ईगो नहीं है कोई, मेरे को कोई ईगो नहीं है, मगर पता नहीं मैं ऐसा बना नहीं हूँ। मेरे को जो चीज अच्छी लगेगी मैं बोल दूंगा, आपको बाहर से आके बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छा किया, मगर जो चीज अच्छी नहीं है मैं देख के उसको बोल लेते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अभी मैंने आपके साथ काम किया, मैंने आपके साथ अच्छा सा काम किया, आपने दूसरी पिक्चर शुरू की, अब मेरा नहीं बनता है कि मैं आपको बोलूं सर मेरे को प्लीज आप जरा एक काम दे दीजिए। आपने मेरा काम देखा है, मेरा काम चल रहा है, मेरा सब हो रहा है, अब मैं आपके दरबार में आके बैठूं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री में दरबार लगते हैं, राइटर का दरबार है, डायरेक्टर का दरबार है, दरबार में जाइए, वहां पे बैठिए, उनकी चापलूसी कीजिए, उसमें कोई बुरा नहीं है। लोग कर रहे हैं, लोग करते हैं, लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। मेरे से नहीं हुआ, मैं किसी के दरबार में गया नहीं। मैं बोला मांगना है उसके दरबार में जाओ, भगवान से बड़ा दरबार कोई नहीं है। इंसान से क्या मांगू मैं जाके किसी फालतू, आज है कल नहीं रहेगा, आज ये बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा स्टार है, आज ये बहुत बड़ा डायरेक्टर, कल नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, इसके सामने में सच्चाई है, इसके सामने में सर क्यों झुकाऊं? मैं सर झुकाना है भगवान ही करेगा जो करना है। तो मैं गया नहीं, मिला नहीं, पीआरओशिप मेरी 0। इसकी वजह से अच्छा मैं दारू पीता नहीं, पार्टी में जाके फायदा नहीं, मेरे को पार्टी में कोई बुलाएगा नहीं, दारू पीता नहीं है, दूसरी हरकतें इसकी है नहीं, सीधा आदमी है, फालतूगिरी करेगा नहीं। मैं उधर से भी हर जगह से मैं कटता गया, क्योंकि मेरी ये सब फालतूगिरी हैबिट्स है नहीं। जिम, एक्सरसाइज, घर आया सो गया, कोई कर रहे, तो मैं इन सर्कलों से कटता गया। और थोड़ी बहुत बड़ाई नहीं करूंगा, लोगों को मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्सेस भी रहे हैं। अच्छा, कि भाई ठीक है कुछ भी नहीं, लेकिन है इसका स्टाइल है अपना अलग से, एक अलग ओहदा है, अलग ऑरा है, तो दूर रहो भाई, इससे दूर ही रहना बेटर है। नहीं वो सोचते होंगे ना, वो सोचते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, वो ये सोचते हैं कि इसको दूरी रखो तो बेटर है, पर वो निगाह से नहीं। मैंने पिक्चरें की, मेरी सीन कट गए, मैंने पिक्चरें की, मेरे रोल कट गए, मुझे पता है कि मैंने सीन अच्छे किए थे, मैंने अच्छा सीन, मेरा बेस्ट सीन काट दिया गया, मेरे रोल काट दिए गए। ये इंडस्ट्री का दौर ही चलता, मैंने बुरा नहीं मनाया उसका। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, दारू पी लेते हैं, मेरे को जितना काटते गए मैंने उतनी बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। इन्होंने जितना मुझे काटा उतना मैंने डाइटिंग शुरू कर दी, जितना मैं अपने को बेटर बनाते गया। बिल्कुल, क्योंकि मेरा दौर आएगा, मुझको मालूम है, आज नहीं कल आएगा, परसों आएगा, तब मैं अनफिट ना हूं। कब तक चलेगा इनका, ये आज है कल नहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैंने अपने को दूसरे तरीकों, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ कि मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। लोग बोलते फांसी लेके मर गए, बोलते एक एक्टर बेचारा फांसी लेके मर गया, क्यों? बहुत सारे हादसे हुए। उल्टा करो, पॉजिटिव हो जाओ। ये लोग तुमसे बुरा कर रहे हैं ना, तुम अपने को और बेटर कर लो, क्योंकि तुम्हारा टाइम आएगा, और जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, तब इनकी फटेगी कि अरे कहां से आ गया भाई। मैं वो लेके पॉजिटिविटी, और मेरी फैमिली मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे आसपास के मेरे दोस्त, वो तू घबरा मत, होता है ये सब। मैं बहुत डिसअपॉइंट, मेरे बेस्ट सीन्स पिक्चर की रिलीज के वक्त काटे गए, मैं नाम नहीं लूंगा, काट दिए गए। मेरा पूरा पैरेलल रोल, टॉप स्टार है इंडस्ट्री का, उसके साथ मैंने काम किया था, मेरा पूरा रोल उड़ा के फेंक दिया गया, 30 दिन का काम उड़ा के फेंक दिया गया। ये सब हुआ है, मगर मैंने कभी मीडिया को नहीं बताया, कुछ होता है,
होता है, उनके हिसाब से उनको बेस्ट लगा होगा। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा आएगा। बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा बॉस। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं मेंटली तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। बिल्कुल। और मैं तुमको दिखाऊंगा, जब मेरा वक्त आएगा ना, मैं तुमको दिखाऊंगा, और वो वक्त आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो मैंने अपने पे मेहनत की, अपने पे। ये नहीं कि भाई छोड़ दिया अपने को। मैं अभी भी जाता हूँ जिम, उतना ही वर्कआउट करता हूँ जो मैं 20 साल में करता था। वैसे ही खाता हूँ, वैसे ही सोता हूँ, वही मेरा लाइफस्टाइल है। जैसे मैंने बोला ना, आर्मी मैन है मेरे में भी। और मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं अभी मेरी पिक्चर पंजाबी अच्छी हिट हुई है, अब मैं डायरेक्शन में आ गया हूँ। उनका नाम क्या था? पंजाबी मुंडा रॉकस्टार। मुंडा रॉकस्टार, यस। मुंडा रॉकस्टार, हाँ, वो अभी अमेज़न पे चल रही है। मुंडा रॉकस्टार आप देखना, वो अच्छी चली। मैं और भी पिक्चरें प्लान कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। डायरेक्शन भी करूंगा, आगे चल के एक्टिंग भी करूंगा, सब करूंगा। मेरे को सिर्फ ये रखना है कि मुझे अपने को फिट रखना है बस। और मुझे ये दिखाना है कि जब वक्त आएगा तब ये ना हो कि भाई उस वक्त में ढल गया, तब मैं वैसे का वैसा रहूंगा। मेंटली स्ट्रांग रखना है। ये इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री आपको धक्का मार के बाहर करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग पावर में रहते हैं वो देखना नहीं चाहते कि हमसे भी बेटर कोई है, इसको आउट करो, इसको पहले आउट करो। यही हुआ है, हो भी रहा है, हुआ भी है बहुत हाँ, होता है के साथ। मैं उन सब लोगों को बोलता हूं जो विचारों के साथ ये होता है, दिल नहीं हारना। उल्टा ये तुम्हारे लिए सीख है कि इनकी बैंड बजानी है, अभी आगे चल के बैंड बजानी है इनकी, बाकी है उसकी तैयारी करो। अभी तो पिक्चर बाकी है। ये तो अभी इंटरवल भी नहीं आया है ना। जी बिल्कुल। और वो दिख रहा है कि आपने जिसने आपकी डोर काटी है या कुछ किया है, अच्छा करने के बाद भी अच्छा किया है, तो शायद मार्केट में है कि नहीं काफी लोग गए जाएंगे। हाँ, काफी लोग जो जिसकी डोर को काटता है, भगवान उसकी डोर को काटता है। करेक्ट 100%। तो मैं जानता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट है कि वो भी गए होंगे। वो गए, मैं हूँ जी। और आप अभी भी जमीन पे थे बिल्कुल हैं, और आगे भी आप रहेंगे। बस वो ऊपर वाले का है, बस साईं बाबा की कृपा। और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सही बात है। आदमी के हिस्से में ना सब कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। अब देखे होंगे कि बहुत लोगों के पास पैसा बहुत है, करेक्ट, बट उनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है कि वो फिर पैसे से खरीद। बिल्कुल। और जिनके पास फैमिली है, परिवार है, उनके हो सकता पैसा नहीं है लेकिन सुकून है। सबसे बड़ी चीज होती है इंसान को खुशी मिलना। बिल्कुल। टचवुड सब है, खुशी है, हर चीज की खुशी है। और मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के जो सब खुश है, मैं खुश हूँ। और मेरे को मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आप आपस में कितने सक्सेसफुल हो। मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है, बेटी कितना प्यार करती है, मेरी वाइफ मेरे को, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आसपास के लोग मुझे कितने, वो ही सक्सेस है। बिल्कुल, उससे बड़ी सक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। सही बात है। आप इन्हीं में आपको हेट करते हैं, बाहर की दुनिया आपको बहुत प्यार करती है, कोई फायदा नहीं है, कोई जीरो है। आप देखिए ना कितने स्टार हैं, 2-3 शादियां, क्या क्या, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं यार। वो क्या लाइफ है, कोई फायदा नहीं, जीरो। फिर वो जीरो होके जाते हैं, बोलो नाम नहीं जीरो लगी बहुत। तो वो उसमें भी भोले शंकर की आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, वो उसका ऊपर से है हाथ। तो मैं है जो है। मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि आपका फिट का राज क्या है, जी कि 65, 70, 80, 90, अब ये 24, अब मैं 65 का हो गया हूँ। 65 के हैं। और देखा जाए तो आपके उस समय के टक्कर में जो एक्ट्रेस या एक्टर हैं वो कहाँ होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन आप अभी भी वैसे हैं, यंग जवान मुंडा, पंजाबी मुंडा, एकदम चकाचक। मतलब अभी भी अब चाहें तो एकदम मैच द हीरो कल उतर सकते हैं आप लोग, सुपर स्टार एकदम। वो चेहरे पे सिकत नहीं, इतना संघर्ष करने के बाद। मेरा वो फिर भगवान का, भोले शंकर का और भगवान का आशीर्वाद है जी। वो हम इंसान नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है जी जी। जिनका आशीर्वाद होता है, भगवान कुछ कराना चाहते हैं। बिल्कुल। तभी उन्होंने बोला बेटा तू ऐसा रहे, अभी तेरे से कुछ करवाना है, तब तक तेरे से करवाना है, तू ऐसा रहे, जिस दिन नहीं करवाना होगा तेरे को मैं बोलूंगा अब तेरे से नहीं करा, जा भाई, है ना। वो वैसा है। ये मेरा पूछने का ये वजह था कि आप अभी भी मतलब हम तो बिलीव सा थोड़ा सा अनबिलीवेबल सोच रहा हूँ। मैं तो सच बता रहा हूँ कि मैं आपकी सीन देखा, फिल्में देखा, मनोज कुमार, देवानंद साहब, विनोद मेहरा साहब, मौसमी चटर्जी, मतलब क्या ही नाम लूँ, किसका नाम लूँ मैं, जिनको हमने एक नाम सुनते थे। और उस जमाने से आप आज हमारे साथ एक 24 में बैठे हैं। करेक्ट। तो मेरा सब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या राज है, आप अभी भी एकदम फिट हैं, चंगा हैं? सबसे पहली बात, मैं बिलीव करता हूँ, मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ।
अल्लाह है, गॉड है, भगवान भी है, है, जो भी है, यस, उसमें बहुत विश्वास करता हूँ। दूसरा, मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं जिंदगी को मोमेंट पे जीता हूँ। अब आपसे बात कर रहा हूँ ना जी, अभी जी रहा हूँ जी, मैं नहीं सोचता अभी कल क्या होगा, सुबह उठूंगा क्या होगा, कुछ नहीं। यस, अभी जो गया मैं भूल जाता हूँ। हम्म, मेरे को लोग बोलते तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, मैं नहीं सोचता। मैं चाइल्ड एक्टर था, मैं नहीं सोचता, गया खत्म, गया, वो आने वाला नहीं है। बिल्कुल, मैं वो सोचूंगा ना मैं दुखी हो जाऊंगा, दुखी हो जाएंगे, अरे बिल्कुल, यार मैं इतना बड़ा चाइल्ड एक्टर था, मेरा ये हो गया वो हो गया। नहीं, वो तो आना था, खत्म हो गया। खत्म हो, अभी जो आना है वो मैं सोचूंगा मेरे को ये करना है। नहीं, अभी क्या कर रहा हूँ, आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, जी, अभी 1 घंटे बाद खाना खाऊंगा वो भी नहीं सोच रहा हूँ। हम्म, ठीक है ना। एक तो मैं मोमेंट्स में रहता हूँ। दूसरा, बचपन से ना मैं एक स्पोर्ट्समैन था, मुझे फिटनेस का बहुत है। मैं चाहता हूं मैं दुनिया में जब तक रहूं आखिरी मोमेंट तक फिट रहूं। फिट रहो, मतलब और ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये होना चाहिए हर इंसान के अंदर, इसलिए दारू है, मेरे डैडी बहुत पीते थे, मैंने बोला डैडी मेरे कोटे की पी के चले गए, मेरे डैडी ने इतना पिया, मेरा कोटा कभी पी गया। मैं दारू, सिगरेट, इन सब चीजों से दूर रहता हूँ। अच्छा दबा के एक्सरसाइज करता हूँ, हफ्ते में 3-4 बार जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। बाकी मेरे दोस्त है, हम लोग हंसी मजाक करते हैं। अपने टाइम टू टाइम सोता हूँ, टाइम टू टाइम उठता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। बिल्कुल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो होना आएगा वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होने वाला है, काहे को टेंशन ले रहे हो। बिल्कुल, जो नहीं होगा तो मैं नहीं होगा ही नहीं। सूरज नहीं उगने वाला है ना वैसे, सूरज इससे उगने वाला है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो मेरा वो एटीट्यूड रहा लाइफ में, बिल्कुल पॉजिटिव। और ये सही भी है। हर लड़के को या लड़कियां जो भी है, फैमिली है, उनको इस तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल, अपने रहना चाहिए, फिट रहो, फिट रहो, फिट रहोगे तो हमेशा आप सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बाकी भगवान की इच्छा, अगर आपकी किस्मत में लिखा है हाँ, वो भी एक्सेप्ट कर लो। अगर आप फिट नहीं भी हो ना, एक्सेप्ट कर लो, ये मेरी फिटनेस, बीमार हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। यस, बस बिल्कुल। यही लाइफ है। सर, आपकी पूरी फैमिली, मतलब माता श्री जी, हाँ, संगीत से रही हैं, बिल्कुल, सिंगर रहे बहुत अच्छे बंगाली फिल्मों में। फिर पिताश्री जी निजीत पुरी साहब रहे। एक फिल्मी माहौल, बिल्कुल, वहां से आप उभर के आए, तो उसके बाद फिल्में किया आपने। हाँ, तो कहीं कसक मन में होता है कि यार लोगों कहाँ से कहाँ पहुंचे, ऐसा कोई, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई होता है, कसक नहीं होती है। मुझको ये लगता है कि मैं डिजर्व बहुत कुछ करता था जो मुझको नहीं मिला। मैं ये नहीं करता कि अरे यार ये तो बेवकूफ है, ये मेरे से आगे निकल गया। होता ना यार ये तो एकदम बेवकूफ था, ये तो बहुत कहां से कहां पहुंच गया। मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, मगर मैं ये जरूर सोचता हूँ कि ये मैं डिजर्व करता था, जहां मैं हूँ मुझे वहां नहीं हूँ, मेरे को कहीं और होना चाहिए था। दूसरों को देख के नहीं करता हूँ कि यार ये शाहरुख बन गया, वो सनी बन गया, वो फलाना बन गया, मैं ऐसे खुश होता हूँ। उनको देख के खुश होता हूँ, यार कहाँ से ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ चले गए, भगवान इनको और दे। मगर मैं बोलता यार भगवान मैं जहाँ हूँ मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को कहीं और होना चाहिए था। मगर मेरे को उसका कभी कभी मलाल होता है, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, होता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि चलो अभी तो लड़ाई बोलते ना, अभी जंग चल रही है, जंग खत्म नहीं हुई है। जंग खत्म होने के बाद आदमी सोचता है यार मैं कहाँ हूँ, अभी जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, जब लड़ाई खत्म होगी फिर देखेंगे। ये मैं दावे से कह रहता हूँ सर, कि कोई इतना पुराना एक्टर है, इतना बड़ा लेजेंड आदमी, ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कसक है या नहीं है। आप दिल से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मलाल है, बिल्कुल है, और होना भी चाहिए इंसान को। बिल्कुल, जो चीज पे आप चाह रहे हैं वो चीज नहीं मिलता है, करेक्ट, तो थोड़ा कसक होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। और दूसरी बात कि सर आपके जीजा श्री जी, हाँ, पुनीत सर, हाँ, वो बहुत बड़े स्टार रहे हैं, हाँ, हिंदी सिनेमा में, पुनीत सर ने। हाँ, तो उनसे कुछ सपोर्ट आपको कि आ जाओ? नहीं, पुनीत और मैंने मिलके काफी काम किया है। अच्छा, मैंने उसकी हिंदुस्तानी सीरियल में लिखा भी है, हिंदुस्तानी में मैंने काम भी किया था। फिर हम लोगों ने गांबा मिलके बनाई थी सलमान के लिए, हमने काफी काम किया। मगर क्या होता है ना, हमारा उसका मेरा कभी भी ना काम आगे ज्यादा बढ़ा नहीं, तो हमने साथ में फिर काम नहीं किया। अच्छा, मगर मैंने और पुनीत ने मिलके काम किया है, और आगे भी करेंगे, अगर कभी मौका मिला तो हम लोग करेंगे। और पुनीत फिर मेरे बड़े भाई जैसा है, तो हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं आपस में बात करते हैं, हमारा एक मोर देन ब्रदर इन लॉ, वो मेरे भाई जैसा है। तो पुनीत सर आपसे मतलब बड़े अच्छा, बहन जी बड़ी थी? हाँ, नहीं मेरे से छोटी है, तो छोटे, पुनीत मेरे से बड़ा है। अच्छा, मेरी सिस्टर मेरे से 1.5 छोटी है, पुनीत मेरे से 3 साल बड़ा है।
नहीं, लेकिन रिश्ते में देखा जाए तो अब वो छोटे ही कहाएंगे ना, क्योंकि दीदी तो बड़ी है। तो नहीं, ऐसे दीदी मेरे से छोटी है। हाँ वही बोल रहा हूँ, दीदी हाँ, छोटी हैं। हाँ, तो वो आपसे छोटे हुए एक हिसाब से, भले एज हाँ, में बड़े हाँ, हैं, हाँ, हाँ, रिश्ते छोटे। में मतलब हमारे जैसे नॉर्थ इंडियन में कहा अच्छा, वो जाए, छोटे मानना है। छोटे मानते हैं कि दीदी जो एज में हो, भाई बड़ा हो दीदी से, तो हम्म। जीजा जी भी उसी पैलेस में काउंटिंग होते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, चाहे वो बड़े बड़े हों, लेकिन अच्छा, अच्छा, रिश्तेदारी में वो छोटे रहेंगे। अच्छा, वो अच्छा। आपसे पुनीत सर छोटे ही रहेंगे। मैं आज बता रहा हूँ, नहीं, नहीं, कल नहीं, नहीं पता होगा तो नहीं। पुनीत ये रिश्ता है, सब पुनीत जानते हैं। पुनीत और मेरा रिश्ता ब्रदर इन लॉ का है ही नहीं, हाँ, हमारा भाई का रिश्ता है। अच्छा, पुनीत और मैं कॉलेज से दोस्त रहे हैं। हाँ, कॉलेज से हम लोग पहले हम दोस्त बने, हाँ, फिर वो मेरी अच्छा, sister, बाद में हाँ। शादी हुई। पुनीत और मैं हम लोग मिलके लोगों की धुलाइया करते थे, लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारते थे। हाँ, हम लोग बोलते थे आज इसको मिठाई खिलाएंगे, आज उसको मिठाई खिलाएंगे। हम लोग का ये काम था। अच्छा, वहां से हम दोस्त बने और फिर शादी हुई। बहुत अच्छा पुनीत सर के लिए। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि भाभी जी सामने बैठी हैं। तो भाभी जी से कैसे मिलना हुआ, कब लव हुआ? अभी मैं आपको बता दूं, भाभी जी कराची की हैं, और पाकिस्तानी है। अच्छा, तो ये उस समय तो शायद इंडिया में नहीं, 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 ये हाँ? तब पाकिस्तानी थी, यहाँ ओके। पढ़ने आई थी। ओके, तो पढ़ने आई थी, मैं इनको सलमान खान की पार्टी पे मिला था। आप मिट्टी बाई कॉलेज में ही थे? मैं मीठी भाई का था। हाँ, तो भाभी भी वही थी? नहीं, नहीं, हाँ। ये अजमेर में पढ़ती थी। अच्छा, राजस्थान में? राजस्थान अजमेर में पढ़ती थी, यहाँ आई थी। और सलमान की बर्थडे पार्टी पे, सलमान की घर पे, तब सलमान नहीं था वो, हाँ, तब वो नॉर्मल था। नॉर्मल थे। तो सलमान खान नहीं, सलमान खान जी ना? अपने सलमान, हाँ, तो उनकी यहाँ पे मुलाकात हुई। अच्छा, वहां से हमारा रोमांस स्टार्ट हुआ। हाँ, हाँ, फिर इनको वीजा नहीं था, हाँ, तो ये मैंने, अगर मैं शादी इनसे नहीं करता, ये पाकिस्तान चली जाती, हाँ। फिर ये 3-4 साल वापस नहीं आती, शायद नहीं आती। पता नहीं क्या होता तो फिर मैंने तब मैं 23 का था हम्म, और ये 19 की थी। हमने शादी कर ली। ओके, अब एकदम मतलब हम यंग थे, ओहो, तो ऐसा हुआ। तो शादी करके फिर मैंने इनको पाकिस्तान से ले आया। हाँ, हाँ, क्या बात है। फिर शादी हो गई। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ। और पाकिस्तानी और आज तक दुल्हनिया। मुझे झेल रहे हैं ये। अरे नहीं, भाभी जी का प्यार मोहब्बत, हम लोग आते ही हम लोग को चाय वगैरह नाश्ता वाश्ता, नहीं, भाभी नहीं। जैसे भी आई, भाई का प्यार। वही है जो मेरे को झेल गए, कोई और नहीं झेल पाता। अरे नहीं, भाभी का चेहरे का रंग बता रहा है कि आप बहुत सुकून से हैं और बहुत अच्छे हैं, और भगवान करे ऐसे रहें। तो इस फैमिली में कौन कौन है? मेरा बेटा है, वो हाँ। अमेरिका में है, शिवांश नाम है उसका। शिवांश, जहाँ जानता हूँ वो अमेरिका में सेटल है, जी, वहाँ काम कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। यस, मेरी बेटी है वेदांतिका, हम्म, वो लाइफ कोच है, ओके, बहुत स्पिरिचुअल है, लोगों की जिंदगियां ठीक करती है। यस, यस, वो भी अभी फिलहाल मेरे बेटे के पास गई है अमेरिका। हम्म, दोनों फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि मेरा लड़का बहुत हैंडसम है, 6 फीट 1 इंच का है, रास्ते पे चलता है तो अमेरिका में लोग टर्न करके देखते हैं, इतना खूबसूरत है। बिल्कुल। लेकिन जीरो फिल्म लाइन में इंटरेस्ट नहीं। मैंने उसको नहीं बोला, नहीं, सही बात है, नहीं है तो फिर जिसको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, जिसको पैशन, जैसे आपने बोला ना, पैशन, वो पैशन नहीं है, मतलब मत करो बेटा, सही बात है, जो चीज नहीं करना चाहते हो मत करो। तो आते हैं उसको ऑफर, काफी लोग बोलते रहे बेटे को हीरो बना दे, नहीं भाई, नहीं, उसको शौक नहीं है अभी जबरदस्ती हीरो बनाने का, नहीं, मतलब फिर वो मजा नहीं आएगा। पैशनेट जो चीज होता है वो अलग ही होता है, नेचुरली होता है। तो वो खुश है, खुश है जहाँ है, भगवान करे अच्छे खुश रहे और अपना नाम करे। बिल्कुल, जो कर रहे हैं उससे भी बहुत बड़ा नाम हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि भाभी जी से एकदम एकदम फर्स्ट टाइम एकदम मिले हो, एकदम भाभी जी नहीं पहचानते हो आपको और आप भी ना पहचानते हो, उस समय मोमेंट मतलब क्या रहा होगा, क्या आप कैसे मिले, कुछ दिए भाभी को या इम्प्रेस किए? एक्चुअली भाभी जी जब मेरे को मिले थे ना, हाँ, तो मैं किसी और के साथ आया था। अच्छा। क्योंकि भाभी जी अपने सिस्टर के साथ, हाँ, अपने भाई के साथ, हाँ, और मेरे एक दोस्त के साथ पार्टी में एंटर कर चुके थे। अच्छा, तो मेरे को एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं। तो एक कोई मेरी फ्रेंड थी, हाँ, उसको लेके मैंने एंट्री मारी। अच्छा, तो मैंने देखा इनको, तो मैंने बोला अरे ये कौन है? तो बोला ये पाकिस्तान से ही। मतलब पाकिस्तान से? मैं देखूं तो सही, मेरे को तो लगता है पाकिस्तानियों के 5 हाथ और 6 हाथ होते हैं, क्या होते हैं? देखे तो सही, मैंने कभी पाकिस्तानी देखा नहीं। जाके देखा, बोला अरे ये तो बहुत। तो मैंने जिस लड़की के साथ मैं आया था, उसको मैंने घर छोड़ दिया था। अच्छा, बोला आप घर जाओ, मेरे को अभी मैं बिजी हूँ। इन्होंने तो मेरे से बात ही नहीं की, बिल्कुल बात ही नहीं फर्स्ट की, टाइम नहीं बिल्कुल बात ही नहीं की, मतलब देखा तक नहीं। तो वो क्रिसमस था, सलमान का उस टाइम 26 होता है, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पे फिर मुलाकात हुई। फिर मैंने इनसे बात की, तभी भी इन्होंने मुझसे बात नहीं की। मगर मैं हाथ धो के पीछे पड़ गया था गर्म पानी में। मैं बोला छोड़ूंगा नहीं। फिर मैंने इनको चिट्ठियां लिखना शुरू की,
फिर उन्होंने चिट्ठी के जवाब तब भाभी चली गई थी पाकिस्तान? नहीं, अजमेर चली गई। अजमेर चली ये गई। अजमेर पढ़ते थे। फिर उन्होंने मुझे चिट्ठी का जवाब दिया। फिर ये वेकेशन में आई यहाँ, वहां मैं मिला इनसे। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर शुरू हुआ हमारा। अच्छा। मतलब पीछे मैं ही पड़ गया था इनके। हाँ। हाथ धो के। अच्छा। आप देखेंगे एकदम नहीं, मैं बोला दिल आ गया एकदम। नहीं, मैं पहले ही बोल दिया था शादी से। मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था। हाँ। मैं शादी करूंगा इनसे। अच्छा। मैं दोस्त पागल है क्या? उस टाइम पे मैं 22 का था। बोला तुम पागल हो गया? बोला नहीं, शादी तो इसी से करूंगा। अगर करूंगा लाइफ में, अगर शादी करूंगा ना इससे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बोला नहीं, तू पागल है। बोला नहीं, मैं इसी से शादी करूंगा। ये तो आपने दोस्तों को बताया, तो भाभी जी को कब बताया? फर्स्ट टाइम जब मैं अप्रोच किया ना, हाँ। मैं बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हंसी। हाँ। बोला तुम अभी उम्र देखिए तुम्हारी शादी की। बोला नहीं, मेरे को शादी करनी है, आपसे शादी करूंगा। तब हमारा फिर आगे बढ़ा है। चलो भगवान करे कि आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भाभी भी साथ में रहें। और सर कोई ऐसा किस्सा जो सेट पे आपके साथ किसी ने अनहोनी किया हो कि यार ये है, बहुत थोड़ा सा होता है ना, जलनशीलता भी लोगों के अंदर होता है, तो कोई ऐसा एक दो मोमेंट्स जो आपके साथ किसी भी 70 में हुआ हो, अभी हुआ हो, 90 में हुआ हो, किसी सेट पे ऐसा आपके साथ हो गया? ऐसा तो किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया है। अच्छा। लेकिन ऐसे इंसिडेंसेस हो गए हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते थे, जो जानलेवा भी हो सकते थे। ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। कोई ऐसा जो बिल्कुल अलग हो एकदम, जैसे आपने वो औलाद वाली तो बताई फिल्म, वो आग वाला तो बहुत ही अलग था। वैसा कुछ मेरा पूछने वाला एक यूनिटी के अंदर सेट पे किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो जानबूझ के, या जल होता नहीं, बहुत सारे लोग मारे होते हैं कि अपने आजू बाजू में जो जलते भी हैं थोड़ा। जलन से तो नहीं होता है, मगर हमारा जो काम है ना, वो ऐसे ही बहुत डेंजरस होता है। अच्छा। इसका तो कोई वो होता नहीं है। हमारे यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स तो कुछ नहीं होते ना। सेफ्टी नॉर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल फतेह की शूटिंग चल रही थी। मैं किसी ने जानबूझ के नहीं किया। वो क्लाइमेक्स देखा होगा आपने फतेह में। उसमें वो लोगों को लेके मेरे को भागना है। अभी सेट लगा दिया और सेट को लोगों को लेके भाग रहा हूँ, और वहां पे एक दरवाजा बना है। दरवाजा बना, मेरे पीछे कुछ 50-60 आदमी आ रहे हैं। ना उन्होंने देखा दरवाजे के पीछे क्या है। ना उन्होंने देखा वो दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था। एक दरवाजा था और नीचे खाई। अरे बाप रे। ठीक है ना। टेक करो एक्शन। मैं उन लोगों को लेके भागा, मैंने दरवाजा खोला और वो 20 आदमी मेरे ऊपर। ओह माय गॉड। और 20 आदमी 2 माले से नीचे, 2 माले से मैं वो 20 आदमियों को लेके नीचे गिरा हूँ। मगर फिर बोलते ना, भगवान की किस्मत अच्छी थी। वहां पे ना बजरी पड़ी थी, ये जो काली मट्टी होती है ना, वो कंस्ट्रक्शन की मट्टी पड़ी। तो वो 20 आदमी मेरे पे गिरे आके, उसमें से कुछ 6-7 आके मेरे ऊपर गिरे। और मैंने क्या किया, जब मैं गिर रहा था ना, मैं ऐसे जाने की बजाय मैंने टर्न मार लिया। तो मैं मेरे ऊपर आके, अगर मैं ऐसे गिरता ना ऐसे, तो मेरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती, बिकॉज वो लोग मेरे ऊपर आके गिरते। तो ऐसे किस्से हुए, बहुत सारे किस्से हुए। कोई और भी, कोई देवाजी जी के साथ, देवानंद जी के साथ? देव साहब के साथ तो ऐसा मेरा मतलब एक्शन तो हमने नहीं किया है। उस समय एक्शन रियल चलती भी होता नहीं था। हाँ, देव साहब के साथ तो कॉमेडी हो गई थी। क्योंकि हम लोग जोशीला कर रहे थे, जोशीला पिक्चर। तो उसका क्लाइमेक्स के अंदर शूटिंग करनी थी हम लोगों को दार्जिलिंग। तो हम लोग ने सबने स्वेटर वेटर पहने हुए थे। दार्जिलिंग में पड़ गई बर्फ बहुत। वहां पे तो वो सेट लग गया चांदीवली। अच्छा। अब चांदीवली में गर्मी के मौसम में स्वेटर पहन के हम लोग ने क्लाइमेक्स किया। तो सोचो, पूरा आदमी भीग जाएगा अंदर से। तो बहुत बुरी हालत, 35-40 डिग्री धूप में फाइट कर रहे हैं स्वेटर पहनी हुई। तो वो कॉमेडी हो गई थी। मतलब तो फिल्मी किस्से ऐसे होते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा दार्जिलिंग वाला तो फील तो बना होगा ना कुछ। चांदीवली तब क्या होता था, चांदीवली मतलब सब। अच्छा। सब होता था चांदीवली में। दार्जिलिंग भी हो जाता था, सिक्किम भी हो जाता था। कोई गाना पिक्चराइज करना होता था, स्विट्जरलैंड नहीं जाने का, चांदीवली में शूट हो जाता था गाना। उधर ही स्विट्जरलैंड वही है। 4 झाड़। आप पुरानी पिक्चर देखो, 4 झाड़ और वो स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड चांदीवली। आज के डेट में तो कुछ बन जाते हैं, बर्फ वगैरह के भी सेट बन जाते हैं, बर्फ मिल भी जाते हैं इजीली आज के डेट में। तो बहुत सारे हो जाते हैं। अमरीशपुरी साहब, अमरीशपुरी, हाँ मैंने किया। अमरीश जी के साथ मैंने की थी त्रिदेव। अच्छा। त्रिदेव में उनके साथ सीन था मेरा। जहाँ पे वो मेरे को मारते हैं, मैं आके वॉलंटरीली बोलता हूँ कि मेरे को मारो। मतलब मैं हर जगह मरने को तैयार रहता हूँ। क्योंकि
त्रिदेव में था उनके अच्छा, साथ अच्छा, सीन। वही, क्योंकि मैंने सबका नाम लिया, अमरीश जी का नाम नहीं लिया था। और अमरीश जी के साथ मेरे घर के रिलेशन भी रहे हैं, अच्छा, बिकॉज अमरीश जी का जो बेटा है राजीव, वो मेरे साथ पढ़ता था। अच्छा, और उनकी बेटी नम्रता, वो मेरी वाइफ की बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ, तो उनका मेरा फैमिली रिलेशन भी रहा है। अमरीश जी अभी भी है, हाँ, अभी भी उनका वो अमरीश जी तो रोटेरियन भी बन गए, मिलते हैं, एक दो बार हम मिले थे, रोटरी में आते हैं तो मिलते हैं, हमको Yes. बाद में मालूम सेम फेस था, तो हमने बेचते रोटी क्लब राजीव, हाँ, राजीव जी, उसकी आवाज भी वैसी है। हाँ, तो मैं देखा, बोले अमित जी से दिख रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे बोले अमित जी के बेटे हैं, उनका बिजनेस वगैरह है, हमने कहा एक्टिंग बोले नहीं, तो उनका बेटा हीरो बना है। अच्छा, हाँ, उनका बेटा हीरो बना है। हाँ, तो अमरीश जी के साथ मैंने काम किया है त्रिदेव में। जी सर, सत्यजीत पुरी जी के साथ आज इन्होंने समय दिया मुझे, और मैं आपको बता दूं दावे के साथ कि सर 65, 70, 80, 90 और 90 में तो हमारे फेवरेट रहे हैं, जो कि अब तो और ज़्यादा फेवरेट हो गए हैं मेरे क्योंकि ऐसे 2-3 गाने भी हैं कि बहुत हिट हैं और आज भी हैं, और आने वाले जनरेशन भी आपकी सुनेगी। और सत्यजीत पुरी जी ने बहुत ही अच्छा एक्ट किया। किस एक्टर का नाम लो, संजय दत्त साहब हैं, सनी साहब हैं, गोविंदा जी हैं, सुरेश ओबराय जी हैं, मतलब ओम पुरी साहब हैं, मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया है। तो हमारी बात हम यहीं पे समापन करते हैं, और बहुत बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद कि सत्यजीत पुरी साहब ने मुझे समय दिया और बेझिझक बिना कोई सोचे हर बात की जवाब दिया। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे चैनल पे वॉइस इम्प्रेस बाय मनोज अर्पण पे इन्होंने समय दिया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।